Shakespeare Nama, all about the bard. जो शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट, ये अपने आप में जो है, अगर हम देखा जाए कि किस शेक्सपियर के थ्री कई जॉनर्स में लिखते हैं, मतलब ड्रामाज के भी डिफरेंट सब जॉनर्स आप कह लीजिए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने नोट की हैं, आप सभी को बताना है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट यहाँ पे आप देख लीजिए। वो ये है कि ये जो आपका प्ले है ये कब लिखा गया है, तो ऐसा माना जाता है कि 1598 से 1600 के बीच का कोई एक पर्टिकुलर डेट है जब लिखा गया, ठीक है। दूसरी बात है कहाँ लिखा गया, तो ठीक इंग्लैंड में लिखा गया है, इसमें भी कोई वो नहीं है। पब्लिश पहली बार कब हुआ है, तो ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ है, जो हमारे पास रिकॉर्ड बताते हैं उसके हिसाब से फर्स्ट फोलियो ही रिकॉर्ड है। उसके अलावा लिटरेरी पीरियड आप सभी को पता है, जॉनर आप सभी को पता है, कॉमेडी है। सेटिंग क्या है, फ्रेंच कोर्ट एंड फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन, ये दोनों ध्यान रखना है। आधी सेटिंग फ्रेंच कोर्ट है, फिर आधी जो है सेटिंग शिफ्ट हो जाती है फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में। क्लाइमैक्स सीन क्या होता है, क्लाइमैक्स सीन वो सीन होता है जहाँ पे स्टोरी एकदम अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है। तो इस प्ले में क्लाइमैक्स सीन क्या है, यहाँ पे अब चूंकि स्टोरी आप अभी जानते नहीं हैं तो नहीं समझ पाएंगे, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जब हम स्टोरी में वहां पहुंचेंगे तो आप इसे रिकनेक्ट करिएगा। रोजालिंड ड्रेस्ड एज गैनीमीड सेट्स द टर्म फॉर द मैरिजेज ऑफ ऑल द कैरेक्टर दैट सराउंड हर, एश्योरिंग ओरलैंडो दैट शी विल यूज हर मैजिक टू ब्रिंग रोजालिंड टू हिम, promising Fabe that he will marry her, he ever marries young man, and making Fabe promise that she will otherwise marry Sylvius। इस पूरे का मतलब क्या है, पूरे का मतलब सिर्फ ये है कि क्लाइमैक्स सीन आप उस सीन को कह सकते हैं जिस सीन में क्या होता है कि रोजालिंड जो है सबको सबके लिए प्रॉमिस करती है, सबको एश्योर करती है कि आप सभी की मैरिज जो है अगले दिन होने वाली हैं। स्पेशली ओरलैंडो से बोलती है कि कल आपकी मैरिज होगी रोजालिंड से। चूंकि ये अभी किस ड्रेस में है, गैनीमेड के ड्रेस में है, तो ये नहीं जानते हैं ओरलैंडो की यही रोजालिंड है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि फेब नाम का एक कैरेक्टर है जो रोजालिंड को प्यार करने लगता है, और वो चूंकि जानता है कि रोजालिंड तो गैनीमेड के फॉर्म में क्या है, डिस्गाइज में एक मेल है, तो ये फेब जो है इन्हें प्यार करने लगती हैं। और तब ये इनसे कहती हैं कि देखो अगर मैं किसी से शादी करता हूं, मतलब चूंकि गैनीमेड है तो मैं किसी से शादी करता हूं तो जरूर, यदि मैं किसी वुमेन से शादी करता हूं तो ये मान के चलना कि तुमसे शादी करूंगा, और यदि ऐसा नहीं करता हूं तो फिर तुम्हें शादी करना पड़ेगा तुम्हारे ट्रू लवर सिल्वियस से। ये बस इतनी बात है। और इसी के बाद अगले एक्ट में हम अगले सीन में ये देखते हैं कि सबकी शादी हो जाती है और इनका राज खुल जाता है। अब ये मेल तो रहती नहीं है, फीमेल रहती हैं, तो ये फेब से तो शादी कर नहीं पाएंगी, इसलिए फेब को मजबूरी में शादी करना पड़ता है किससे, सिल्वियस से। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, क्योंकि कहानी आगे बढ़ेगा, हम बस एक चूंकि क्लाइमेक्स है, बाद में फिर लौट के आएंगे नहीं, तो बस आप समझ लीजिए इतनी सी बात थी कि भाई वो अपने डिस्गाइज फॉर्म में है, सबसे शादी की बात करते हैं कि देखो सबकी शादी होने वाली है कल। स्पेशली अपने लवर ओरलैंडो से कहती है कि तुम्हारी शादी कल हो जाएगी, कल तुमको रोजालिंड मिल जाएगी, क्योंकि ओरलैंडो को एक बीमारी हो गई है, एक बीमारी जिसका नाम है लबेरिया। क्या बोलते हैं? लबेरिया, और इंग्लिश में बोलते हैं लव सिकनेस, ठीक है। तो इनको ये बीमारी हुई है, तो ये कहती हैं कि देखो मैं तुमको जो है इस बीमारी से दूर भी कर दूंगा, और साथ ही साथ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी बीमारी, भाई जिसके लिए तुम परेशान हो उससे कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बातें हैं, और सही बात है, अगले में टेंशन सॉल्व हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे सबसे पहले जाते हैं और देखते हैं कि क्या है ये प्ले, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, कहाँ कहाँ से इसके सोर्सेस मिलते हैं। As You Like It was written near the end of Queen Elizabeth's reign over England। बात को आप फैक्ट से जरूर रिलेट किया करिए। अब एलिजाबेथन इंग्लैंड was a highly patriarchal society in which women had very few rights and marriages were arranged। तो जो एलिजाबेथन का समय था, उस समय जो इंग्लैंड थी, वहां की सोसाइटी थी, वो बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ये आप बार बार देख चुके हो। रीजन क्या है, कैसे आपको पता चल रहा है कि सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी? पैट्रियार्कल सोसाइटी का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है कि पुरुष प्रधान समाज, यानी पुरुष की सत्ता में लोग बिलीव करते हैं, महिलाओं को उतने अधिकार प्रदान नहीं है पुरुषों के कंपेरिजन में। तो ये कैसे आपको लगता है? सबसे बड़ी चीज है कि आप देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स हैं वो डिस्गाइज फॉर्म में रह रहे हैं, यानी उनको अपने वीमेन वाले फॉर्म में सेफ हमेशा लग रहा है कि हम सेफ नहीं हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि राइट्स, अगर दूसरे भी राइट्स की बात करें कि कोई किसी से शादी करना चाहे, प्यार करके शादी करना चाहे, तो बड़ी मुश्किल है। इस तरह से शादियां नहीं होती हैं, अरेंज मैरिजेज होते हैं, ठीक है। तो फिर अगर ऐसे आपको शादी करना है तो फिर थोड़ा सा आपको विद्रोह करना पड़ेगा, और बहुत दिक्कत होती थी। तो इस तरह से जो है हम चीज़ें देख रहे हैं कि बहुत कम राइट्स मिले हुए थे। To marry someone out of love was considered foolish, and court in general dictated strict rules for the conduct of English royalty and citizens। ठीक है, तो मतलब अगर आप किसी से लव करके शादी करना चाहते हो तो इसे फुलिश माना जाएगा, और इसके खिलाफ बहुत ही कड़े कानून थे, ठीक है। As You Like It may be thought as a wistful
exploration of another freer world, ठीक है, in which people coexist with nature, fall in love and marry each other of their own volition. तो यहाँ volition मतलब होता है चॉइस। अब यहाँ समझना है कि एज यू लाइक इट, अगर आप ध्यान दें तो एलिजाबेथन सोसाइटी को एग्जैक्टली फॉलो करते हुए नहीं बनाया गया है। कई बार आप देखेंगे कि शेक्सपियर जो है अपनी सोसाइटी, अपने जो नियम कानून उस समय चल रहे हैं, उसके काफ़ी चीज़ें पक्ष में न रख के विरोध में रखने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर की इच्छाओं को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, उस चीज़ को कराने की कोशिश करते हैं। तो जो रियल सिचुएशन है, जो रियल एलिजाबेथन सोसाइटी, वहाँ पर तो एज यू लाइक इट जैसा माहौल कभी नहीं हो सकता था कि हम किसी को प्यार कर रहे हैं फिर उससे शादी कर रहे हैं, ठीक है, हर कैरेक्टर एक दूसरे से प्यार का, लव का इजहार कर रहा है और फिर उसके बाद शादी कर रहा है, ठीक है, पूरे प्ले में हम यही देखते हैं। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये शेक्सपियर यहाँ पे ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो एलिजाबेथन सोसाइटी में नहीं है, तो इसीलिए लिखा गया एज अ विश लिस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ अनदर फ्रीयर वर्ल्ड, जो कि वहां पे पॉसिबल ही नहीं था। तो इन्होंने एक दूसरी दुनिया खोलने की कोशिश की है जो ज्यादा स्वतंत्र है एलिजाबेथन सोसाइटी से, ठीक है, जहां बहुत आसानी से लोग एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया, उस समय की सोसाइटी थी, उसको आपने समझ लिया। अब जो इनका वर्क है जो शेक्सपियर ने लिखा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ कहाँ से कॉपी किया गया है, यह समझने की कोशिश करनी है, बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि इसमें है भी नहीं, तमाम चीज़ें मैं अभी लेने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि जो सेटिंग और थीम है एज यू लाइक इट का, इस प्ले का, वो क्या है, वो इट सिटुएट द प्ले विद इन द जॉनर ऑफ पास्टोरलिज्म, ठीक है, यानी जो पास्टोरल जॉनर है, पास्टोरल इमेजेस हैं, वो इस जॉनर में पूरी तरह से है, ठीक है। यानी पूरा प्ले, मैक्सिमम प्ले की जो घटनाएं हैं वो किसी पास्टोरल जो है सिचुएशन में, एटमॉस्फियर में घटित हो रही है। अब पास्टोरल का मतलब तो आप सभी को पता होगा कि विलेज लाइफ जहाँ सिचुएशन होता है, ठीक है, जहाँ पे शेफर्ड एंड शेफर्ड्रेस होते हैं, ठीक है, गांव वाले लोग होते हैं, कोई बकरियां चराते हुए मिल जाता है, कोई भेड़ चराते हुए मिल जाता है, बहुत ही शांत माहौल होता है, नेचुरल माहौल होता है, ठीक है, शहर के भीड़ भाड़ से दूर, पोल्ट्री लाइफ से दूर, ठीक है, एक नई लाइफ को प्रेजेंट करने का, एक अपोजिट लाइफ जीवन शैली को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है पास्टोरलिज्म जो जॉनर है आपका, ठीक है, जो पास्टोरल जॉनर है। तो ये बात हमेशा माइंड में रखना है। और इससे एक बात और हमारे दिमाग में हमेशा आता है, अगर आप एलिजाबेथन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ बता रहा हूँ, अगर हम एलिजाबेथन सोसाइटी की बात करें और एलिजाबेथन राइटर्स की बात करें, तो आप पाएंगे कि शेक्सपियर ऐसे पहले राइटर नहीं है जो कि पास्टोरल जॉनर को यूज कर रहे हैं। शेक्सपियर के अलावा भी कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पास्टोरल्स लिखे हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि शेक्सपियर उनसे इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो आप बता सकते हैं मुझे किसी दो एलिजाबेथन राइटर को, मैं फिर बोल रहा हूँ एलिजाबेथन राइटर को। अभी आप इस राइटर देखिए, एक बात अपने दिमाग में रखना कि रोजालिंड जो है एक ड्रामा है, प्रोज रोमांस है, जो कि 1590 में पब्लिश हुआ था, 1590 में, और इसे जो है थॉमस लॉज ने लिखा था, ठीक है। तो वहां से जो है इसकी स्टोरी ली गई है, ठीक है। तो ये तो एक मेजर सोर्स है जहां से स्टोरी ली गई है, वो कौन सा है, रोजालिंड, ठीक है। अब जो है आप हमें ये बताइए कि ये जो थॉमस लॉज हैं, इनके अलावा भी कोई एलिजाबेथन राइटर्स थे जहां से इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है, या कॉपी ना बोलिए तो कहिए कि इस ट्रेडिशन को उन लोगों ने, पास्टोरल थीम को यूज किया है, एनीवन? स्पेंसर सर, स्पेंसर। अब दूसरा आंसर कोई और देगा संजू जी को छोड़ के। स्पेंसर ने जो है पास्टोरल थीम को यूज किया है, और स्पेंसर ने जो पास्टोरल थीम को यूज किया है, जरूर आप लोग ध्यान रखिए, एडमंड स्पेंसर। आप सभी को स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ध्यान दिख रहा है सभी को? तो एडमंड स्पेंसर जो है, इन्होंने पास्टोरल थीम को यूज किया है। कोई बता सकता है कौन सा वर्क है जिसमें इन्होंने किया है, संजीव को छोड़ के, संजीव एंड पूजा को छोड़ के, एनीवन एल्स? तो बहुत ही फेमस वर्क है, तो शेफर्ड्स कैलेंडर है, वो बहुत इनका फेमस वर्क है। और कब इन्होंने लिखा था, 1579 में, ठीक है, द शेफर्ड्स कैलेंडर। तो ये जो शेफर्ड्स कैलेंडर है, ठीक है, ये देखिए कब आ चुका है, 1579, यानी जब शेक्सपियर लिखने की कोशिश कर रहे हैं उसके 20 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है जो आ चुका है। और ये किस पे बेस करके था, आप सभी ध्यान रखना कि वर्जिल का एक बहुत ही फेमस वर्क है, उसी पे जितने भी पास्टोरल्स लिखे जा रहे हैं, वर्जिल्स इक्लॉग्स, क्या है, इक्लॉग्स। तो ये एक ध्यान रखना है आप सभी को अपने माइंड में कि वर्जिल के इक्लॉग्स पे ही बेस करके जितने भी पास्टोरल लिखे जा रहे हैं। जब पास्टोरल को आप कहते हैं कि पास्टोरल लिटरेचर जो है, जितने भी पास्टोरल वर्क हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं, तो कहाँ से इंस्पायर्ड होते हैं, वर्जिल के इक्लॉग्स से इंस्पायर्ड होते हैं। सबने नोट कर लिया? अब ध्यान देना है यहाँ पे कि एडमंड स्पेंसर ने लिखा शेफर्ड्स कैलेंडर, कब लिखा, 1579 में, यानी शेक्सपियर ने जब एज यू लाइक लिखना शुरू किया, लिख रहे थे, उसके 20 साल पहले की बात है। और इसके अलावा जो है एक और राइटर है जो कि शेक्सपियर से लगभग 10 साल पहले ही लिख चुके हैं,
एक रोमांस है जो कि जो है कंट्री लाइफ पे ही है, पास्टोरल है। तो एनीवन, सर फिलिप सिडनी, नाम सुना है? इन्होंने प्रोज रोमांस लिखा है, कब लिखा है? 1590 में, और इसका नाम है, शार्ट फॉर्म में लिखते हैं अर्काडिया, और वास्तव में जो है फुल है द काउंटेस ऑफ पेम्प्रोक्स अर्काडिया। ठीक है, द काउंटेस ऑफ पेम्प्रोक्स अर्काडिया। ठीक है, तो ये भाई आप लोग ध्यान देना, अर्काडिया में लिख दे रहा हूँ, बस इतना भी ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा काम आपका। 1590 में आया था ये वर्क। तो क्लियर है इतना? तो हम देख रहे हैं कि जो ये पास्टोरल थीम है, पास्टोरल काइंड ऑफ जॉनर है, ये बहुत ही ऑलरेडी पॉपुलर था उस समय एलिजाबेथन में, एलिजाबेथन जो पीरियड चल रहा था, और इन्होंने उस चीज को फॉलो करने की कोशिश की है, शेक्सपियर ने भी उस थीम को भुनाने की कोशिश की है। अब एक बात और आपको आना चाहिए माइंड में कि ऐसा क्यों है कि ये पास्टोरल थीम क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? और सारे में तो पास्टोरल थीम नहीं लिया, हाँ, लेकिन कोशिश की है, पास्टोरल थीम लिया है। और ये तो आप जानते हैं कॉमेडी में हमेशा लोअर स्टेटा के लोगों को लेना है, हाँ। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज समझिए कि आप ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर उस समय की जो सोसाइटी है, जो कोर्टली सोसाइटी है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उसके कंपेरेटिव, उसके कंपैरिजन में एक बिल्कुल ठीक अपोजिट इमेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमेशा से एक तुलनात्मक अध्ययन होता रहा है कि शहर की लाइफ अच्छी है कि गाँव वाली लाइफ अच्छी है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि कोर्टली जो लाइफ है उससे कंपेयर करने की कोशिश की गई है जो आपका विलेज वाला लाइफ है, जो कंट्री लाइफ है। ठीक है, तो एक तरह से कंट्रास्ट को शो करने के लिए भी शेक्सपियर ने जो है यहाँ पे ये पास्टोरल जो है थीम्स को लेने की कोशिश की होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा शुरू से बात चलता आ रहा है, उस समय भी ये बातें थी, तो शेक्सपियर जरूर इस बात को माइंड में रखे होंगे जब पास्टोरल इमेजेस ले रहे हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ बेसिक चीजें थी, अब और कुछ और बड़ी बड़ी बेसिक चीजों पे हम आते हैं और देखते हैं कि क्या और भी किसी टेक्स्ट से शेक्सपियर प्रभावित है। तो सबसे भी महत्वपूर्ण जो टेक्स्ट है जहां से उन्होंने अपने सोर्स को लिया, अगर हम सोर्स की बात करेंगे तो सिर्फ अभी हम एक टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, और कौन सा है? रोजालिंडे। ठीक है, सिर्फ इसी की बात अभी हम करेंगे। थॉमस लॉज के रोजालिंडे से प्रभावित थे, जहां से उन्होंने एग्जैक्ट स्टोरी लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लगभग जो स्टोरी है वो रोजालिंडे से लिया गया है। ठीक है, और थोड़ी बहुत स्टोरी में चेंज किया गया है, लेकिन इसके अलावा दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं जो शेक्सपियर के अपने खुद के कैरेक्टर हैं, ओरिजिनल कैरेक्टर हैं। कोई बता सकता है? कोई जरूरी नहीं, मैं बार बार इसलिए पूछता हूं कि पूछने से कई बार चीजें याद होती हैं। दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो हैं, बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं प्ले के, वो शेक्सपियर ने जो है रोजालिंड में नहीं था, उसे शेक्सपियर ने खुद ओरिजिनेट किया। ठीक है, खुद वो शेक्सपियर के अपने कैरेक्टर्स हैं। तो वो ध्यान रखो, कौन है? टच स्टोन। बिल्कुल, टच स्टोन जो है ये तो जेस्चर है, क्लाउन है इस प्ले में। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, जैक्स। जैक्स का तो हाँ, ये ध्यान रखना, ये हमेशा बेचारा मेलंकली में रहता है, दुख, एंटोनियो की तरह है, इसको पता नहीं कि इसके दुख का कारण क्या है। चलो ठीक है, तो टच स्टोन एंड जैक्स, क्लियर है इतनी बात सभी को? तो ये दो कैरेक्टर को शेक्सपियर ने अपनी तरफ से लिया ओरिजिनली, और स्टोरी में भी बहुत ढेर सारे फेरबदल किए हैं, मुझे जरूरत नहीं लगता वो आपको बताने की। ठीक है, तो बस इतना ध्यान दो कि ये नए कैरेक्टर हैं जो शेक्सपियर ने लिए। ठीक है, जो अलग है थोड़ा सा। अच्छा, अब हम बात करें कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन कहाँ से लिया गया है। जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन आप देखते हैं ना, ये कहाँ से लिया गया है? तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन जो है ये इसी प्लेस से लिखा है, जो रोजालिंड है वहां में फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन वहां आ चुका है ऑलरेडी उस पर्टिकुलर वर्क में। ठीक है, तो वहीं से फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन का कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है। ठीक है, और जो वहां पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन है वो तीन कंट्रीज को मिला के कंप्राइजिंग पार्ट में जो वुडलैंड था उसके पोर्शन को बोला गया। वो तीन कंट्रीज कौन है? फ्रांस है, बेल्जियम है, एंड लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग। तो ये तीन मतलब प्लेसेस हैं, कंट्रीज हैं, उनके जो कंप्राइजिंग वुडलैंड है, उस वुडलैंड की जो सेटिंग है उसी सेटिंग को फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन जो है इन्होंने बोलने की कोशिश की है आपके थॉमस लॉज ने रोजालिंड ने। ठीक है, फिर उसके बाद से उसी पर्टिकुलर थीम को ये भी लेते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, रोजालिंड से लिया गया है। और अब हम देखते हैं क्या ऐसे कौन से दूसरे टेक्स्ट हैं जहां से लिया गया है एज यू लाइक इसकी स्टोरी को। तो अब यहां ध्यान दें, यहाँ जो दूसरे प्लेज हैं जहाँ से और स्टोरी को कॉमन लेने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इस स्टोरी में ओरलैंडो की कहानी है, दो भाइयों की कहानी, ओरलैंडो एंड ओलिवर की। ठीक है, ये कहानी जो है एक दूसरे सोर्स से ली गई है, और उस वर्क का नाम है अ टेल ऑफ गैमलिन, अ टेल ऑफ गैमलिन। ठीक है, यहां से लेने की कोशिश की गई है।
इसको नोट कर लें। यहाँ से लिया गया है ओरलैंडो एंड ओलिवर, ये दोनों भाइयों की कहानी, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि एक भाई जो है यंगर ब्रदर कैसे बदला लेने की कोशिश करता है बड़े वाले भाई से, जो उससे मिसट्रीट करता है, उससे खराब बिहेवियर करता है। तो बिल्कुल आपकी जो स्टोरी है एज यू लाइक इट की सेम यही कॉन्सेप्ट है। एक भाई दूसरे से, ओलिवर जो है मिसट्रीट करता है ओरलैंडो से, इसलिए ओरलैंडो से बदला लेने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया। अब इसके अलावा ये तो दो मेजर सोर्सेस हो गए, और जिससे इंस्पायर थे वो भी मैं बता चुका हूं। दो वर्क थे एलिजाबेथन जिससे इंस्पायर थे। पहला मैंने आपको बताया था सेफर्ड कैलेंडर, और दूसरा सिडनी का अर्काडिया। अब हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों पे आते हैं जिसके लिए हम जाने जाते हैं। वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? वो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इस पर्टिकुलर जो हमारा एज यू लाइक इट ड्रामा है, अगर हम शेक्सपियर के दूसरे ड्रामा से कंपेरिजन करें, तो आप लोगों ने अभी शेक्सपियर के कई ड्रामाज को पढ़ लिया है, आप में से क्या कोई कंपैरिजन करके मुझे बता सकता है कि ये जो एज यू लाइक इट है, हालांकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन इतनी तो बात समझ में आ गई है जो मैं आपको अभी तुरंत बता रहा हूं कि इसमें एक फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। तो अगर आप ध्यान दें तो जैसे एकदम नया लैंड है ना, अचानक पूरे कैरेक्टर जो है दूसरी जगह लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं जो उनके लिए अननोन है। तो इसी तरह क्या हमें किसी और ड्रामा में देखने को मिला है इसके पहले? वुडलैंड की हमें बात करनी है, और वो जो है वो पूरा द्वीप है टेम्पेस्ट वाला, तो वहां से बेस्ट कंपैरिजन नहीं होगा। अगर हम देखें तो इसी तरह हमें वुडलैंड मिलते हैं दो और प्ले में, जिसमें से दोनों प्ले आपने नहीं पढ़ा। लोग अपने मन से कहानी मत बताइए, जो मैं बता रहा हूं उसे नोट कर लो। अब विंटर्स टेल, इसे नोट करो, और दूसरे नंबर पर मैं बता रहा हूं, जब वो प्ले पढ़ेंगे तो फिर वहां हमसे फिर डिस्कशन करना। अब मिड समर्स नाइट ड्रीम, ये याद रख लो। जिस तरह इसमें आपको एकदम नया वुडलैंड मिलता है, इसी तरह इन दोनों प्लेज में भी आपको वुडलैंड मिलेगा। जब स्टोरी पे बात करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे, अभी ये बात बस अपने ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसी तरह वुडलैंड का वहां भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ये तो हमने वुडलैंड के आधार पे कंपैरिजन किया, और भी कुछ आधार हो सकता है कंपैरिजन करने का, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एज यू लाइक इट में दो भाई हैं, ठीक है। एक बड़ा वाला भाई है जिसका नाम है ड्यूक सीनियर, और एक छोटा वाला भाई है जिसका नाम है फ्रेडरिक, ठीक है। तो फ्रेडरिक ने क्या किया है कि इसने ड्यूक सीनियर को अचानक गद्दी से हटा दिया है और उनको एग्जाइल कर दिया है, उनको भेज दिया कहाँ पे? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, उनको बैनिश कर दिया है। तो इस तरह का क्या कोई दूसरा ऐसा प्ले है जहां पे आपको इस तरह के इवेंट दिखते हैं? एनीवन? तो टेम्पेस्ट में जो है सेम यही चीज होता है। तो यानी अगर हम देखें कि जो ब्रदर्स की राइवलरी है वो हमें कहाँ मिलती है? यहाँ ड्यूकडम को या उसके पूरे शासन को हड़पने की कोशिश की गई है। तो इस प्ले के अलावा एक दूसरा भी प्ले है जिसका नाम है टेम्पेस्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब एक तीसरा भी आधार है कंपैरिजन का शेक्सपियर के दूसरे प्ले से। एक हमने देखा कि वुडलैंड है, दूसरा हमने देखा कि एक ब्रदर दूसरे ब्रदर के क्राउन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। एक तीसरा भी आधार है, और वो तीसरा आधार आप सभी को तुरंत बताना चाहिए, मेल डिस्गाइज। और किस ड्रामा से कंपैरिजन करेंगे? 12th नाइट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये दो प्ले से यहाँ पे हम कंपैरिजन कर पाएंगे। अब इधर बताओ, 12th नाइट में जो है मेल डिस्गाइज किया है किसने? वायला ने। वायला के मेल डिस्गाइज का नाम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, तो भूलना नहीं है, ये सब चीजें एकदम याद रखना है। तो अब हमारी हीरोइन जो है यहाँ पे इस प्ले की हीरोइन है जिसका नाम क्या है? रोजालिंड। ये भी मेल डिस्गाइज करेगी, और क्या नाम लेगी? गैनीमीड। क्लियर है इतनी बात सभी को? बोलोगे तो नहीं? देखो एक साथ कई प्ले के क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं, है ना। अब आ जाओ, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें वो आ गई कि जो ये जो एज यू लाइक है, एज यू लाइक इट है, इस प्ले की कुछ महत्वपूर्ण लाइंस हैं, और वो महत्वपूर्ण लाइन जो है या एज यू लाइक के कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये किसी फेमस ड्रामा या किसी फेमस नावल बन जाते हैं। मतलब इनकी लाइन से आप देखते हैं ना, शेक्सपियर की बहुत सी लाइन से जो है कई फेमस ड्रामा या कई नावल लिखे गए हैं। तो भाई इससे भी कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि शेक्सपियर इस मामले में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो एक बहुत ही फेमस वर्क है, और ये राइटर आपके कोर्स में भी हैं, जिनका नाम है थॉमस हार्डी। क्या नाम है? थॉमस हार्डी। इन्होंने एक वर्क लिखा है, बहुत ही फेमस वर्क है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। क्या है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ठीक है। ये जो वर्क है ये बहुत ही फेमस वर्क है। ये जो है ये एज यू लाइक इट की एक लाइन है जहां से इन्होंने लिया है, ठीक है, और उसी पे अपने वर्क का नाम दे दिया है। क्लियर है? फिर उसके बाद से एक और ही बहुत फेमस वर्क है जो 20th सेंचुरी में किसी राइटर ने लिखा है, और उस राइटर ने भी यहीं से लिया है टाइटल। वर्जीनिया वुल्फ जो है, ठीक है, इनकी एक नावल है, बहुत ही फेमस नावल है, ओरलैंडो, ठीक है, ओरलैंडो। इसमें जो कैरेक्टर है वो अपना जेंडर चेंज करवा लेता है, ठीक है। तो ओरलैंडो जो है आपको पता है कि एज यू लाइक इट के एक कैरेक्टर का नाम है, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, जिसे आप हीरो बोल सकते हैं,
ठीक है, तो इस तरह से क्लियर है सभी को। तो ये बहुत फेमस चीज़ें थी, कुछ महत्वपूर्ण, मैंने कहा ये भी बता दिया जाए आप सभी को। और मेरे ख्याल से जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से नावल प्रभावित हुए, कौन से ड्रामा प्रभावित हुए, वो मैंने लगभग आपको सब बता दिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम प्लॉट समझने से पहले जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उस पर आते हैं, ठीक है। मेजर कैरेक्टर्स को आप समझ गए तो प्लॉट समझ लीजिए, आपने समझ लिया। तो मेजर कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला मेजर कैरेक्टर है हमारे सामने, उस कैरेक्टर का नाम है ओरलैंडो। क्या नाम है? ओरलैंडो। तो ओरलैंडो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये प्ले में एक तरह से हीरो का काम करता है। अब ओरलैंडो के बारे में एक बात जानना है कि ओरलैंडो जो है एक बहुत ही फेमस नोबल है, कोर्टली पर्सन है, जिनका नाम है सर रोलैंड डी बॉयस, ठीक है। तो इनके 3 लड़के हैं, 3 बच्चे हैं। एक का नाम ओलिवर, ठीक है, दूसरा का नाम है जैक्स और तीसरे का नाम है ओरलैंडो। तो इनके 3 बच्चे हैं और उसमें जो है ओरलैंडो सबसे छोटे हैं, ओलिवर सबसे बड़े हैं, ये मिडिल में है। तो ओलिवर क्या करते हैं कि जब पिता की डेथ हो जाती है तो पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लेते हैं, और जैक्स को तो थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, लेकिन ओरलैंडो को बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं मिलता है। ओरलैंडो को कोई एजुकेशन नहीं मतलब एजुकेशन नहीं दिलवाते हैं ये, और बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं देते हैं। तो ओरलैंडो इस बात से बहुत नाराज है और वो बार बार शिकायत करता है कि ऐसे नहीं चलेगा, मैं अपने हिस्सा लेकर रहूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ओरलैंडो को बिल्कुल जो है वो कर दिया है, कुछ भी देने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये गलत किया गया है, ठीक है। ये ठीक है कि आप रख लो, लेकिन इसका मतलब दूसरे को एकदम से, अब इतने बड़े आप नोबल पर्सन हो, लार्ड हो, खूब पैसे हैं, और एक भाई पढ़ ही नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं था नियम में कभी भी। ये ठीक है कि उसने गद्दारी की, गड़बड़ी की है, ठीक है। तो अब जो है ये चीजें हैं, इससे ये बहुत नाराज रहते हैं, और इसीलिए जो है जब ओलिवर आते हैं तो इनके बीच झड़प हो जाती है, इसके बीच ओलिवर और ओरलैंडो के बीच, ठीक है, और झड़प हो जाती है, और ये उसके गर्दन को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं। कौन? ओलिवर। एक्चुअली जब ओलिवर से कहते हैं कि मुझे भाई मेरा पैसा दो, मुझे भी कुछ दो, मुझे भी सही से जीने दो कम से कम, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जब वो बार बार मना करते हैं तो ये बहुत गुस्सा आ जाते हैं ओरलैंडो, और उनके गर्दन को पीछे से बहुत जोर से पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो अपना बचाव करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है तुमको हम दे देंगे, मुझे छोड़ दो पहले, ठीक है। और इसमें जो है एडम उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो है जानते हैं कि ओरलैंडो सही है, इसलिए ओरलैंडो के पक्ष में हमेशा रहते हैं। तो ओरलैंडो को भी ये बहुत बुरा भला कहते हैं, सॉरी एडम को भी। और एडम के लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, ओल्ड डॉग। क्या कहा है? ओल्ड डॉग। ये बिल्कुल भी अच्छा एडम को नहीं लगता है जब ये हेल्प करने की कोशिश करते हैं ओरलैंडो को। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है। फिर आप आगे जब प्ले में बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत ही अच्छे रेसलर हैं, बहुत ही फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है। और ये वजह है कि जब इनको बाद में जो है ऐसा इनका भाई सोचता है कि पहले उकसाता है कि चलो ये रेसलिंग करेगा, और बाद में जो है उनके माइंड में जो मतलब जो रेसलर है, जो कि बहुत ही बड़ा चैंपियन है, इसमें एक रेसलर है चार्ल्स। कौन है? चार्ल्स। स्टोरी भी थोड़ी कुछ क्लियर हो जा रही है, बाद में हम आउटलाइन देख लेंगे। तो एक चार्ल्स नाम का रेसलर है, बहुत ही फेमस है, और उसके लिए ये कहा जाता है जैसे अनाकोंडा था, इसी तरह से जो है ये बहुत ही फेमस है, इसके सामने जो आता है उसको हरा देता है। तो अब ये माना जा रहा है कि इसकी जीत तो पक्की है, और इसीलिए जब ये रेसलिंग की बात होती है तो बहुत खुश होता है। कौन? इसका भाई ओलिवर। और ये सोचता है कि ये तो ऐसे ही मर जाएगा, और मर जाएगा तो मैं इससे टेंशन फ्री हो जाऊंगा, रोज रोज परेशान करता है, ठीक है। और ये जाके वहां पे उसके कान भरता है चार्ल्स के, क्योंकि चार्ल्स कहता है एक काम करो, तुम अपने भाई को भाई हटा लो, हाँ तुम भाई को हटा लो, नहीं तो फिर उसकी बिना मतलब की मौत है। तो ये कहता है अरे अरे नहीं, वो तुम्हारे बारे में क्या क्या उल्टा सीधा कह रहा था, तुम नहीं जानते, वो कह रहा था कि उसको मैं खुद ही मार दूंगा, है ना। तो इस तरह से उसके खिलाफ उल्टा कान भरते हैं ये। तो चार्ल्स और तैयार हो जाता है, चलो ठीक है आने तो बताता हूँ उसको मैं। और अब क्या होता है, जब रेसलिंग में ये लोग जाते हैं, वहां पे फील्ड में आते हैं, तो फर्डिनेंड जो है उनको दया आता है, वो सोचते हैं कि बेचारा मारा जाएगा बिना मतलब का, हार जाएगा, ये कोई इसमें वो नहीं है ना। तो फिर जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपनी दोनों लड़कियों से कहते हैं, अब एक लड़की इनकी है, क्या नाम है इनकी लड़की का? फर्डिनेंड की, तो सीलिया। अब देखो फर्डिनेंड की लड़की का नाम है सीलिया, ये दिख रहा है। अब देखो ये फर्डिनेंड साहब हैं, जो कि ये बिल्कुल ठीक वही काम किए हैं जो एंटोनियो ने किया है टेम्पेस्ट में, और अपने भाई प्रास्पेरो को उनकी गद्दी से हटा दिया है और उनको जबरदस्ती भिजवा दिया है इलीरिया में, ठीक है। उसी तरह फर्डिनेंड ने भी जबरदस्ती करके अपने भाई ड्यूक सीनियर, इनके भाई का क्या नाम है? ड्यूक सीनियर, इनको जबरदस्ती कहां भिजवा दिया है? फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन में। कहां पे? फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन में। अब अंतर यह है कि जब फर्डिनेंड ने, जब एंटोनियो ने टेम्पेस्ट में अपने भाई को भेजा था, तो उनके साथ, उनकी जो भाई थे प्रास्पेरो, उनके साथ केवल एक पर्सन था, केवल 2 लोग रहते हैं टेम्पेस्ट में। लेकिन यहाँ पे इनके साथ जो ड्यूक सीनियर हैं, जब ये एग्जाइल हुए तो इनके साथ और भी ढेर सारे लोग आ गए,
जो इनके चाहने वाले थे, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में भी एक तरह से राज करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि इनकी रॉबिन हुड से स्टोरी बहुत मिलती जुलती है। अब ये रॉबिन हुड की स्टोरी क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ने की कोशिश करना, अभी समय नहीं है। रॉबिन हुड भी एक बहुत ही ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत मजे से रहता है, जंगलों में मस्त रहता है और लोगों के जो है जो धनी लोग रहते हैं उसके खुद और भी कुछ अपने फीचर्स हैं, उसके क्वालिटीज हैं, उसको पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। फिलहाल अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि रॉबिन हुड के कैरेक्टर से अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट हैज बीन कंपेयर्ड विद रॉबिन हुड, तो आप ध्यान रखना ड्यूक सीनियर। कौन है वो? ड्यूक सीनियर को कंपैरिजन किया गया है। यानी ये बहुत मजे से रह रहे हैं और इनके साथ इनके कोर्टियर्स भी हैं जो इनको बहुत प्यार करते हैं, वो भी इनके साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में इनके साथ रहते हैं मजे से। अब यहां ध्यान दीजिए, जो फर्डिनेंड की लड़की है सीलिया और इनकी लड़की है जिसका नाम क्या है, रोजालिंड। ये दोनों एक दूसरे से भाई बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत मानते हैं। और जब इनके पिताजी को बेनिस किया गया था तो रोजालिंड को सीलिया ने रोक लिया था कि भाई तुम रुक जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे और कहाँ जाओगे पास्टोरल में, ठीक है। तो इसलिए ये सीलिया रोजालिंड साथ ही रहते हैं। लेकिन फर्डिनेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसके पहले की स्टोरी आप समझ लीजिए। अब होता क्या है कि रेसलिंग का फील्ड है, वहां दोनों लोग हैं रेसलिंग के अखाड़े में। कौन कौन है भाई? चार्ल्स और कौन है? ऑरलैंडो। ये दोनों लोग हैं यहाँ पे। अब जो है ओरलैंडो को देख के दया आती है कि इसको फर्डिनेंड को, ये अपनी दोनों लड़कियों से कहते हैं कि जाओ भाई, और जैसे ट्रायल सीन में पोर्सिया ने समझाने की कोशिश की है शाइलाक को, हालांकि वो दूसरा कॉन्टेक्ट है, ऐसे तुम लोग जाओ और जाके समझाओ किसको? ओरलैंडो को। और ओरलैंडो से ये कहो कि तुम जो है छोड़ दो ये चीज। क्या छोड़ दो? तुम लड़ने का विचार छोड़ दो चाल से, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत होगा, तुम्हें हार जाओगे बिना मतलब का, हड्डी पसली टूट जाएगी। तो ये लोग बहुत समझाते हैं ओरलैंडो को कि मान जाओ, लेकिन ओरलैंडो नहीं मानता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत कष्ट किया मेरे लिए, अब आप लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठे हैं और फिर हम लोग का युद्ध देखें, हम लोग की लड़ाई देखें। और फिर आप लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे कि जो बिल्कुल नहीं लग रहा था किसी को जीतेगा, ऑरलैंडो बहुत भयानक पटकनी देता है किसको? चार्ल्स को। और इस तरह से जो है चार्ल्स को हरा देता है। जब ये चार्ल्स को हरा देते हैं तो फिर इनकी चारों तरफ वाहवाही होने लगती है, लोग बहुत जी है जो इनको नाम लेने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। और उसी दौरान जो हमारी हीरोइन है प्ले की, ठीक है, रोजालिंड, ये कुछ काम करती है। कोई बता सकता है क्या काम करती है? एनीवन? बिल्कुल, इसको ये गोल्ड का चेन देती है, रिंग नहीं देती है। क्या देती है? चेन दे देती है, ठीक है। बहुत खुश हो जाती है और इसको एक गोल्ड का चेन दे देती है, ठीक है। अब ये बहुत खुश है, इन्होंने इसको गोल्ड का चेन दे दिया है। और इस समय ओरलैंडो बिल्कुल भौचक्का है, क्योंकि रोजालिंड बहुत खूबसूरत है और इनकी ओर ऐसे देखती हैं कि ये समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या जवाब दूं, और एक भी वर्ड बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। और लेकिन रोजालिंड जो है तुरंत जो है इनके प्यार में पड़ जाती हैं और इनके लिए बहुत ही उनके मन में ढेर सारा लव जो है उत्पन्न हो जाता है। अब चलो ये चीज समझ लो कि रोजालिंड को प्यार हो गया ऑरलैंडो से। सीलिया को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि किसी को इतना जल्दी कैसे किसी से प्यार हो सकता है, वो भी जो इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्ट है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे फर्डिनेंड को पता चलता है कि ये भाई पूछते परिचय बताओ भाई कौन हो तुम, तो ये बताते हैं कि मैं किसका लड़का हूं? सर रोलैंड डी बॉयस का। और जैसे ये बोलते हैं तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सर रोलैंड डी बॉयस जो है अभी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब इस दुनिया में थे तो फर्डिनेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनके रिलेशनशिप ड्यूक सीनियर से बहुत अच्छे थे। तो इनको ये लगा कि ये तो हमारे दुश्मन का बच्चा है, तो इसलिए बिल्कुल एक भी कोई पुरस्कार की राशि नहीं देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि फर्डिनेंड आते हैं और सीलिया से और रोजालिंड जो वहां पे बातें कर रहे होते हैं, रोजालिंड से कहते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सकता है मेरे राज्य को छोड़ के चली जाओ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो रोजालिंड है, ठीक है, इनसे ये बोलते हैं कि आप चले जाओ, और अगर आप नहीं जाते हो तो फिर आपको हम फिर क्या कर देंगे, या तो एग्जीक्यूट कर देंगे या फांसी दे देंगे, मतलब आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो आप हमें बता सकते हैं कि कितने दिन का समय देते हैं रोजालिंड को राज्य छोड़ने के लिए? एनीवन? 10 दिन का समय देते हैं। कितने दिन का समय देते हैं? 10 दिन का समय देते हैं। कहते हैं 10 दिन का समय है तुम्हारे पास, तुम राज्य को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो फिर तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये बहुत रिक्वेस्ट करती कहती कि मैंने क्या गलती की है? तो ये कहते हैं कि तुम्हारी गलती यही है कि तुम अपने पिता की लड़की हो और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ट्रेटर हो सकती हो मेरे लिए, ठीक है। तो अब जो है इस तरह से जो है फिर ये रोजालिंड और सीलिया प्लान करते हैं। सीलिया जो है भी रेडी रहती है कि रोजालिंड के बिना मैं नहीं रह सकती, और ये दोनों लोग एक और कैरेक्टर के साथ जिसका नाम है टच स्टोन, क्या नाम है? टच स्टोन, इसके साथ मिलकर प्लान करते हैं और कहाँ की ओर निकल जाते हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। क्लियर है सभी को इतनी स्टोरी? ये तीनों कैरेक्टर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जा रहे हैं, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देना है कि ये तीनों कैरेक्टर अलग अलग, 2 कैरेक्टर कम से कम डिस्गाइज फॉर्म में रहेंगे। तो हमने अब यहाँ पे आपको 3-4 कैरेक्टर एक साथ बता दिए हैं, ठीक है, सब कनेक्ट करने की कोशिश की है आपको स्टोरी से। अब जो है स्टोरी भी हमें अभी जाना है, बाद में पढ़ना है, लेकिन ये कैरेक्टर इसलिए कि कैरेक्टर को कनेक्ट करके चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हमने आपको कुछ मेजर कैरेक्टर्स बता दिए हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें और मैं बता दूं फटाफट।
जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, पहले तो आप कैरेक्टर को बस सीधे सीधे टिक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ और चीजें देखेंगे। देखो यहाँ पे ओलिवर हमने देख लिया पहले ही। ओलिवर कौन है? बड़ा वाला भाई है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अच्छा, ओलिवर के बारे में एक चीज ध्यान रखना है कि ओलिवर जब सफल नहीं होता अपने प्लान में, इसका प्लान क्या था? इसका प्लान ये था कि ओरलैंडो जो है क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। कैसे डेथ हो जाएगी? क्योंकि चार्ल्स खुद ही गिर जाता है, तो अब कैसे डेथ कराएगा? तो अब ये बहुत दुखी है। अब ये नया प्लान करते हैं, और नया प्लान बहुत खतरनाक वाला प्लान करते हैं। ये प्लान ये ओरलैंडो जहां रहता है उसके घर में आग लगा देंगे। क्या कर देंगे? घर में आग लगा देंगे, और आग लगा देंगे तो ओरलैंडो के साथ उसका पूरा घर जल के राख हो जाएगा। और ये बात पता चल जाता है किसको? ये बात पता चल जाता है, और एडम तुरंत कहता है कि भाई जितना जल्दी हो सकता है ओरलैंडो यहाँ से भाग लो, और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना भी मैंने आज तक अपने जीवन में कमाया, ये सब तुम्हारा है, चलो चलते हैं। और इस तरह एक साथ हमें दो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आर्लैंड, फॉरेस्ट ऑफ आर्लैंड की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रोजालिंड के कैरेक्टर को हम देख ही चुके हैं, अभी कुछ महत्वपूर्ण बातें बाद में बताएंगे, पहले सारे कैरेक्टर फटाफट देख लो। अब ये हो गए। फिर सिलिया को देख लो। सिलिया भी कुछ नहीं है, ये भाई ड्यूक फर्डिनेंड की ही लड़की है, तो इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, फ्रेडरिक है, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैंने जितनी बार फर्डिनेंड बोला है उसको फ्रेडरिक से रिप्लेस कर लेना भाई आप लोग, है ना। फर्डिनेंड मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया चलो ठीक है, नाम एक ही जैसा मिल रहा है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। फर्डिनेंड नाम का और कोई कैरेक्टर है नहीं, तो फर्डिनेंड फ्रेडरिक एक जैसे। अच्छा, जैक्स के कैरेक्टर को बिल्कुल ध्यान रखना है। जैक्स कौन है? जैक्स कैसा कैरेक्टर है? ये बहुत ही मेलंकलिक कैरेक्टर है, ठीक है। ये पूरे प्ले में हमेशा दुख में रहता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस, प्ले की बहुत महत्वपूर्ण लाइंस जो है जैक्स खुद बोलता है, तो हम उन लाइंस को बाद में देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। आप कुछ जो माइनर कैरेक्टर्स हैं इनको देख लेते हैं, और माइनर कैरेक्टर कौन कौन से हैं इनको देख लीजिए फटाफट। एमियंस कौन है? ये लॉर्ड जो ड्यूक सीनियर हैं उनके साथ रहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द लॉर्ड हैं ड्यूक सीनियर के, जो संगत में रहते हैं, बहुत ही मस्त रहते हैं हर समय, और हमेशा गाना गाते रहते हैं, ठीक है। फिर जैक्स डी बॉयस कौन है? ये आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये दूसरे सन है। किसके सन है? सर रोलैंड डी बॉयस के, ठीक है ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन कैरेक्टर है? सर रोलैंड डी बॉयस। ये कौन है? ये फादर हैं जैक्स के, ओलिवर के और ओरलैंडो के, ठीक है। ये काफी पहले इनकी डेथ हो चुकी है जब प्ले स्टार्ट हुआ, ठीक है। लीब्यू, ये लीब्यू कौन है? ये ड्यूक फ्रेडरिक के एक कोर्टियर हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखना है, एक कोर्टियर हैं, और ये बीच बीच में इन लोग को इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। ये सबसे पहले इन्फॉर्म देते हैं सिलिया रोजालिंड को कि देखो एक रेसलर अगले दिन रेसलिंग मैच होने जा रहा है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ये लेके आए रहते हैं। बाद में फिर यही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ओरलैंडो ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ड्यूक सीनियर डॉटर रोजालिंड। बाद में यही बताते हैं कि ड्यूक सीनियर की वो जो रोजालिंड, जो गैनीमेड है, वही रोजालिंड है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं लीब्यू। चार्ल्स के बारे में आप सभी को पता है कि चार्ल्स कौन है? रेसलर है, तो इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टचस्टोन कौन है? टचस्टोन एक दूसरे कैरेक्टर है, कॉमिक कैरेक्टर है, जिसको कोड फूल, एक प्रोफेशनल फूल है, इसको रखा ही गया है, ठीक है, हंसी मजाक करने के लिए। लेकिन ये साथ में जाते हैं किसके किसके। डेनिस कौन है? डेनिस ओलिवर के सर्वेंट हैं, इनका कहीं जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन आप जानिए अगर एग्जाम में कभी आ जाए तो दिक्कत ना हो। सर ओलिवर मार्टेक्स्ट कौन है? ये एक प्रीस्ट है, ठीक है। और इनको बुलाया कौन, किसके द्वारा जाता है? इसको टचस्टोन बुलाते हैं, क्योंकि अपनी शादी करवाना चाहते हैं किससे? ऑड्री से, ठीक है। तो इसमें एक ऑड्री नाम का कैरेक्टर है जिससे ये प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ऑड्री कौन है? ऑड्री गोट गर्ल है, गोट गर्ल यानी कह लीजिए सेफर्ड्रेस है, ठीक है। सिल्वियस भी एक कैरेक्टर है, एक सेफर्ड है, और ये प्यार करता है एक दूसरे कैरेक्टर से जिसका नाम है फेब, जो हमें अभी आगे मिलेगी, ठीक है। ये दूसरे कैरेक्टर फेब से प्यार करते हैं, लेकिन जो है फेब जो है, इनके बाद में इनकी शादी हो जाती है, लेकिन फेब जो है अचानक प्यार करने लगते हैं गैनीमेड से, तो इसीलिए जो है इन लोगों के बीच में रुकावट रहती है शादी को लेकर। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि गैनीमेड क्या है, एक फीमेल है रोजालिंड है, तो फिर फेब की शादी हो जाती है सिल्वियस से। अब ये कोरिन कौन है? कोरिन ये फेलो सेफर्ड हैं जो कि सिल्वियस के साथ रहते हैं, और हमें बाद में ये पता चलता है कि ये जो है रोजालिंड और सिलिया को वहाँ का जो कॉटेज है और स्लीप फॉक है उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। आगे देख लेते हैं और कोई कैरेक्टर है। यस, और भी कैरेक्टर है, कोई जल्दी जल्दी देख लो। फेब के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि फेब जो है, फेब से प्यार करते हैं कौन? जल्दी बताना भी, फेब से कौन प्यार करते हैं? ये जो विलियम है ये लवर है ऑड्री का, फिर से ध्यान देना, विलियम किसका लवर है? ऑड्री का, ठीक है। लेकिन टचस्टोन इसे बुरा भला कह के भगा देते हैं, और बाद में ऑड्री की शादी हो जाती है किससे? टचस्टोन से, ठीक है। हाइमेन कौन है? हाइमेन यहाँ पे गॉड ऑफ मैरिज है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद लॉर्ड्स, फिर इसके बाद हिस्पेरिया, इनको ध्यान दीजिए, ये सिलिया जेंटलवुमेन है। क्लियर है? सारे कैरेक्टर्स आपने देख लिया। एक्चुअली इस प्ले में बहुत ढेर सारे कैरेक्टर हैं, और जब हम शेक्सपियर के प्लेज को बार बार पढ़ेंगे तो हमारे साथ दिक्कत आएगी। वो दिक्कत ये आएगी कि इतने कैरेक्टर हमारे साथ इकट्ठा हो जाएंगे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे।
ठीक है, और कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर हमें भूलने लगेगा कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे है। हम चाहे स्टोरी आपको जितने अच्छे से बता दें, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है जब बहुत ज़्यादा आप प्ले पढ़ लेंगे अभी और नॉवेल्स भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है। उस डाउट को दूर करने के लिए आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ट्रिक बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जिससे चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैंने कोशिश की कि एक छोटा सा कुछ ट्रिक बनाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसको मैं कैसे बनाऊँ। तो मुझे लगा कि अब ये गाना तो बढ़िया बन नहीं रहा है, तो रैप टाइप का कुछ बना दूँ। और वो बना के मैंने ग्रुप में भेजा है। आप लोगों में से कितने लोगों ने, अब देखिए आज का हम क्लास इतने पे ही एंड करेंगे, सारे कैरेक्टर को हम बस समराइज करेंगे और जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें स्टोरी जितना बचा हुआ है वो बताएंगे और साथ ही साथ कैरेक्टर के बारे में कुछ डिटेल जानकारी है वो मुझे बताना है। ठीक है, तो एक लेक्चर और इस पर चलेगा पूरी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब जो है हम कैरेक्टर को समराइज करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जल्दी से मैंने जो रैप लिखा है उस रैप को इसलिए बताना जरूरी है कि उस रैप में हमने मतलब कुछ कोड का यूज किया है। ठीक है, और उस कोड को अब जब चूंकि मैं पूरी स्टोरी बता चुका हूं, मतलब काफी हद तक सारे कैरेक्टर को, तो शायद आप जो है उस रैप को अब कोड को डी कोड कर पाए। कितने लोगों ने डी कोड कर लिया है? सर मेरा हो गया। मैंने बोला ओ जाओ, मेरा भी। एक मिनट, अभी कोई बताएगा नहीं। ओ जाओ एडम, ठीक है, ओ जाओ। ठीक है, आगे देखिए, वो जाओ एडम। फिर उसके बाद से मैंने कहा लैंड पर बॉयज को लाओ। क्या बोला? लैंड पर बॉयज को लाओ। इसको मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं और आप लोग तब तक सोचने की कोशिश करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। गाना भी बन गया और अपना काम भी हो गया। जाओ एडम, ठीक है, लैंड पर बॉयज को लाओ, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्या है, रेसलिंग में चार्ल्स को हरा कर दिखाओ। रेसलिंग में चार्ल्स को हराओ। हाँ, चार्ल्स को हरा कर दिखाओ। ठीक है, ठीक है, हरा कर दिखाओ। मुझे बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें, मुझे भी लिख लेने दें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीए को रोज गैनीमीड खिलाओ। अच्छा, तब तक आप में से कोई बढ़िया सिंगर हो तो गाते जाओ भाई, कोई गा दो मेरे को। सीए को रोज गैनीमीड, इसको मैंने गैनीमीड लिखा था तो आप, ताकि लगे कि मीट खिला रहे हैं। गैनीमीड खिलाओ, जाकर रुलाओ, टच कर हंसाओ। सबका इसमें कोई भी वर्ड फालतू नहीं है, हर वर्ड का अपना मतलब है। और ये सिर्फ कैरेक्टर कोई नहीं बता रहा है, उससे बहुत ढेर सारे कॉन्टेक्स्ट बल्कि स्टोरी क्लियर कर दे रहा है। एक लाइन और है, उसको भी पहले लिखें, जाकर रुलाओ, टच कर हंसाओ। फिर क्या है, फ्रेडरिक को हटाओ, ड्यूक सीनियर को लाओ। ओलिवर के भाई ऑरलैंडो को बचाओ। ओ जाओ। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं। ओ जाओ एडम। ओ जाओ। अब यहां ध्यान दो, यहां पे ओ जाओ, ओ का मतलब है ओलिवर। ओ का मतलब क्या हुआ? ओलिवर। जे का मतलब है जैक। जे का मतलब क्या है? जैक। और दूसरे ओ का मतलब है ओरलैंडो। ठीक है, तो यहां पे ओ जाओ, तो यहां पे ओ का मतलब ओलिवर, जे का मतलब जैक, ओ का मतलब ओरलैंडो। ठीक है, अब एडम के बारे में आप जानते हैं। अभी फिर एडम कौन है? एडम कौन है? ये सर्वेंट ऑफ देयर फादर, ये तीनों के फादर के ये सर्वेंट है, सर्वेंट ऑफ देयर फादर। उसके बाद क्या है, लैंड पर बॉयज को लाओ। तो अगर ये लैंड पर बॉयज को ध्यान से सुनो तो आपको क्या मिल जाएगा? रोलैंड डी बॉयज। क्या मिल जाएगा? रोलैंड डी बॉयज। ठीक है, यहाँ कहीं कहीं BOYS लिखा है, लेकिन BOIS ज्यादा करेक्ट है। तो रोलैंड डी बॉयज। अब ये रोलैंड डी बॉयज के तीनों बेटे हैं, कौन है? ओलिवर है, जैक है, ओरलैंडो है। ठीक है, और एडम कौन है? एडम इनका फेथफुल सर्वेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये जो एडम है ये हमेशा पक्ष लेता है किसका? ओरलैंडो का, क्योंकि उसको ये सही मानता है। देखिए, ये दो लाइन से हमें इतनी बात क्लियर हो गई कि सर रोलैंड डी बॉयस के 3 बेटे हैं, ओलिवर, जैक एंड ओरलैंडो। इनको मैंने क्रम में रखा है। और इनका जो सर्वेंट है रॉयल, उसका नाम है एडम। एडम का रोल बहुत ज्यादा है, आप सभी जानते हैं। ओरलैंडो के साथ वो भी जाता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, उसके साथ में पूरी अपनी प्रॉपर्टी लेकर। दूसरी लाइन में आते हैं, रेसलिंग में चार्ल्स को हरा कर दिखाओ। यानी इसका मतलब कि यहाँ पे रेसलिंग में चार्ल्स को हराने की बात हो रही है, और इसको कौन हराएगा? ओरलैंडो हराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यह बात पता चली कि स्टोरी में एक रेसलिंग हो रही है, रेसलिंग में चार्ल्स को हराना है, और उसको हराने वाला कैरेक्टर कौन है? ओरलैंडो है। सीए को रोज गैनीमीड खिलाओ। अब यहाँ ध्यान दो, तो देखिए सीलिया का डिस्गाइज नेम क्या है भाई? एलियाना।
तो ये मैंने साथ में ले लिया, सी ए यानी सीलिया इलियाना को रोज, रोज मतलब रोजालिंड, रोज मतलब रोजालिंड। अब रोजालिंड का डिस्गाइज फॉर्म क्या है? गैनीमेड। जाकर मतलब जैक, और जैक कैसा कैरेक्टर है? हमेशा रोता रहता है, मेलंकलिक कैरेक्टर। मेलंकली। अंदर कॉन्सेप्ट में घुसा हूं इस रैप के द्वारा, ठीक है। तो मेलंकलिक कैरेक्टर है जैक, ठीक है, हमेशा रोता रहता है। और टच कर दिखाओ, टच मतलब टच स्टोन, यहाँ पे दिखाओ की बजाओ हंसाओ है, टच कर हंसाओ, किसी ने मुझे टोका नहीं। हाँ, तो यहाँ टच कौन है? टच स्टोन। और टच स्टोन कौन है? फूल है भाई ना, तो सबको हंसाता रहता है। तो देखो सारा क्लियर होता जा रहा है एकदम। आगे बढ़ते हैं, यहां तक सभी को क्लियर है सारे कैरेक्टर। अब देखो नेक्स्ट, फ्रेडरिक को हटाओ, ड्यूक सीनियर को लाओ। अब सबको क्लियर है कि फ्रेडरिक कौन है? फ्रेडरिक जो है ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है, इसने गड़बड़ी की है, ड्यूक सीनियर को भगा, इसलिए फ्रेडरिक को हटाना बहुत जरूरी है और ड्यूक सीनियर को लाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि भाई राजपाट सही से चले। और ऐसा होता है प्ले के एंड में, ठीक है। और ओलिवर के भाई ओरलैंडो को बचाओ। ओलिवर का भाई ओरलैंडो बहुत दुख में है, कष्ट में, इसको बचाना जरूरी है। क्यों बचाना जरूरी है? क्योंकि ओलिवर इसको मार देना चाहता है, इससे बहुत घृणा करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि अभी तो घर जलाने वाला है, तो इसको बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका पूरा है, कहीं ना कहीं पूरी थीम, पूरी स्टोरी एक छोटे से सॉन्ग के अंदर मैंने समेटने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और किसी को रैप अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए सॉरी भाई। हाँ, लेकिन हमें तो ये सोचना है, मैं जिंदगी में आज तक कभी रैप क्या, मैं सिंगल सामान्य गाने भी नहीं गाया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि भाई कैसे आपके लिए कुछ बेहतर लाया जाए, और आपके लिए कुछ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो करूँ। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की, ठीक है, जिससे जो है आपको सारे कैरेक्टर्स याद हो जाए। तो उम्मीद है कि अब आप लोग भूलोगे नहीं इन कैरेक्टर्स को। तो अब आप लोग जो है भाई सॉन्ग को याद कर लेना, अगर किसी कोई इसका बेस्ट वर्जन में गा सकता हो तो गा करके मुझे ग्रुप में भेजना, मुझे अच्छा लगेगा। एनीवन, हाँ ठीक है, आप सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में अपने बताया था कि जो है प्ले जब स्टार्ट होता है तो प्ले के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे मेन कैरेक्टर है, आप कह सकते हैं इस प्ले का हीरो है, जो ओरलैंडो। तो ओरलैंडो को हम यहाँ पे पाते हैं कि वो जो है कंप्लेन कर रहा है एडम से। एडम कौन है भाई, जल्दी बताइए। पिछले लेक्चर में मैं ऑलरेडी कैरेक्टर्स बता चुका हूं। आप लोग कुछ लोग, एक दो लोग बताने की कोशिश करेंगे, और जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको रिप्लाई मैसेज बॉक्स में ज्यादा कोशिश करनी है देने की, ठीक है। तो हु इज एडम? सर्वेंट है। सर्वेंट है, लेकिन किसका सर्वेंट है? सर्वेंट ऑफ रोलैंड डी बॉयज, रोलैंडो का। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ही वाज द सर्वेंट ऑफ रोलैंड डी बॉयज। लेकिन अगर गलती से एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन के रूप में ओरलैंडो, ठीक है, ओलिवर, अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए, इनके अलावा दो ऑप्शन और दे दे, मान लो रोजालिंड दे दिया, सीलिया दे दिया, तो फिर आप वहां पे ऑप्शन के रूप में क्या मारेंगे? ओरलैंडो। तो ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रखना कि यहाँ पे ओरलैंडो मारना है। कि ठीक है कि उनके पिताजी का जो है ये सर्वेंट था, लेकिन बाद में जो है ये सर्वेंटशिप का पूरा वर्क ओरलैंडो के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप देखते हैं ओलिवर इनको डॉग भी बोलता है, ठीक है, उल्टे सीधे शब्द इनके लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ओलिवर के लिए कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ओरलैंडो विल बी बेटर ऑप्शन इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑप्शन और रोलैंड डी बॉयज, ठीक है, अगर आप रोलैंड डी बॉयज नहीं मिलता है तो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर उसके बाद क्या है कि भाई यहाँ पे ओरलैंडो बहुत ज़्यादा दुखी है। दुखी किस लिए हैं? क्योंकि भाई इनकी प्रॉपर्टी, जो पूरी प्रॉपर्टी है, जैसा कि संजू जी ने उस लेक्चर में बोला था। देखिए, आप लोग जब कुछ बोलते हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हो, हालांकि बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड में है, लेकिन कई बार मैं कुछ चीज़ें मिस भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो एक उस समय रूल था कि भाई जो एल्डर सन है उसको सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि आप छोटे लोगों को, जो छोटे भाई बहन है, उनको एक्सप्लॉइट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। कौन? ओलिवर। पूरी प्रॉपर्टी जब उनके पिता की डेथ हो जाती है तो अपने कब्जे में ले लेते हैं, और ओरलैंडो के हाथ में कुछ भी नहीं आता, यहां तक कि बेचारों को एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। लेकिन अब यहां पे बात क्या है कि ओरलैंडो इतने ज्यादा खुद, मतलब एक कहा जाता है ना कि जो नेचर और नर्चर की बात, तो जो व्यक्ति एक अच्छे खानदान में पैदा हुआ है शुरू से ही, ठीक है, तो आप उससे कितना भी उसको एजुकेट नहीं करोगे, कितनी भी उससे चीजें वापस लेने की कोशिश करोगे, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ रहेगा ही अपने आप, जो कि कहते हैं कि जीन से रहता है। तो ओरलैंडो के अंदर वो सारी चीजें थी। हालांकि इसे एजुकेशन नहीं मिला था, फिर भी जब वो किसी के साथ बिहेव करता था तो बहुत ही अच्छे मैनर से करता था, हमेशा लगता था कि एक नोबल पर्सन है ना। और इसके बिहेवियर और सारी चीजों से ये एक तरह से कह लीजिए कि लोगों के बीच में फेमस था, ठीक है, इसको लोग काफी रिस्पेक्ट करते थे। और ये बात ओलिवर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे उस ओलिवर के मन में एक जेलिसी की फीलिंग इसके प्रति आ गई थी, और वो बिल्कुल इरेशनल जेलिसी थी, लेकिन थी उसके अंदर, और इसलिए वो इसको बिल्कुल भी किसी न किसी तरीके से अपने रास्ते से हटाना चाहता था। लेकिन ओरलैंडो बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाह रहा है। इसका ये कोशिश है कि मैं कैसे अपने भाई से जो है अपने हिस्से की चीजें जो है ले लूं, और उसके लिए लगातार प्रयास करता है। तो हम आगे देखते हैं।
तो इसके भाई ने भाई ओलिवर ने अनजस्टली विदहेल्ड हिज इनहेरिटेंस फ्रॉम हिम, ठीक है, तो भाई इनके पास नहीं है, तो ये ऐसा मानते हैं और ये कंप्लेन कर रहे हैं एडम से। ओलिवर इंटर्स एंड ओरलैंडो एक्सप्रेसेस हिज डिसकंटेंटमेंट, और तभी क्या हो जाता है, ओलिवर आते हैं और ओलिवर से ये अपना जो डिससेटिस्फैक्शन है, डिसकंटेंटमेंट है, ठीक है, जो अपनी नाराजगी है उसको व्यक्त करते हैं। Before telling Orlando to leave, Oliver hastily assures Orlando that he will receive some of his will। और तब क्या होता है, जब ये बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो ओलिवर कहते हैं ठीक है तुम लोग यहाँ से पहले चुपचाप चले जाओ, मैं देखूंगा क्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ चीजें नहीं दी गई हैं। जब वो कहते हैं कि नहीं चले जाओ तो गुस्से में आ जाते हैं ओरलैंडो और उनके गर्दन को पकड़ लेते हैं पीछे से, कहते हैं नहीं ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें वादा करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे प्रॉमिस आज करना पड़ेगा कि तुम मेरे हिस्से की चीज मुझे दोगे, पैसे दोगे। तो फिर जब इनकी गर्दन ओरलैंडो के हाथ में रहती है तो अब तो ये कुछ कर भी नहीं सकते थे ओलिवर, तो फिर ये एग्री हो जाते हैं कि ठीक है भाई तुम्हें जो है प्रॉपर्टी मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। तो ये है आगे आपका। तो अब हमने क्या देखा कि सारी चीजें तो चल रही हैं कैसे, तो ओलिवर रिसीव्स विद ओरलैंडो गॉन, अब यहां से ओरलैंडो चले जाएंगे, ठीक है, और ओरलैंडो जब चले जाएंगे तो ओलिवर रिसीव्स चार्ल्स, तभी वहां पे चार्ल्स आएंगे। ही वाज द रेसलर ऑफ ड्यूक, वेरी गुड। तो अब देखते हैं क्या होता है। ड्यूक्स रेसलर who informs him that the new Duke Frederick has banished his brother Duke Senior। तो यहीं पे हमें यह पता चलता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो हैं ये अपने भाई, जो बड़े वाले भाई साहब हैं ड्यूक सीनियर, उनका कोई नाम नहीं, उनको ड्यूक सीनियर से हम जानते हैं, तो उनको इन्होंने क्या कर दिया है, वैनिश कर दिया है, ठीक है। चलो ये खबर मिली हमें। ही रिपोर्ट्स फर्दर मोर क्या, दैट रोजालिंड द बेनिश ड्यूक डॉटर हैज रिमेन्ड इन कोर्ट विद सीलिया, और हमें यह भी पता चला कि जो उनकी लड़की है उसकी लड़की का क्या नाम है भाई, ड्यूक सीनियर के, रोजालिंड। तो रोजालिंड जो है ये नहीं गई है अपने पिताजी के साथ, ठीक है, ये बल्कि अपने कजिन सिस्टर जो हैं सीलिया, उन्हीं के साथ रुक गई है। तो सीलिया और रोजालिंड के बीच बहुत ज्यादा प्यार है, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है, और सीलिया रोजालिंड को जाने नहीं देती, कहती नहीं बहन तुम मेरे साथ रहोगी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपके ड्यूक सीनियर हैं ये कहां पे गए हैं, ये गए हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ठीक है, बिल्कुल। अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है, मैं फिर क्वेश्चनिंग आपसे बहुत करूंगा, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन ये सोर्स, इसका सोर्स जो है कहां से लिया गया है, बिल्कुल रोजालिंड से। तो ये सारी बातें याद रखना आप सभी को, हाँ। अच्छा यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि दो कैरेक्टर शेक्सपियर ने ओरिजिनली लिखे हैं, उन दोनों कैरेक्टर के नाम बताइए इस पर्टिकुलर प्ले में। बहुत सही। तो ये बातें सारी ध्यान रखनी है जो चीजें बता दी गई हैं। द रेसलर आल्सो टेल्स ओलिवर दैट ही इज शेड्यूल्ड फॉर अ मैच विद ओरलैंडो द नेक्स्ट डे। तो अब ये पता है कि अगले दिन ओरलैंडो से मैच होने वाला है, ठीक है, कि रेसलिंग मैच होने वाला है। तो अच्छा, तो यहाँ पे तीन बातें आपको पता चली, बताइए तीन चीजें यहाँ पे आके जानकारी दी है किसने, चार्ल्स, ये कौन है, ड्यूक के रेसलर हैं, इन्होंने तीन बातें जानकारी दी है, ठीक है। सबसे पहली बात कि ड्यूक का जो ड्यूक सीनियर है उनका बेनिसमेंट हो गया है, उनको बेनिस कर दिया गया है। दूसरी बात ये जानकारी दी कि जो ड्यूक की लड़की है ड्यूक सीनियर की रोजालिंड, ये रहेगी कोर्ट में ही सीलिया के साथ, ठीक है। और ड्यूक अब कहां जाएंगे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ठीक है। तीसरी हमें जानकारी मिली कि एक मैच होने वाला है, रेसलिंग मैच अगले दिन, और ये किसके बीच में होने वाला है, ओरलैंडो एंड रेसलर के बीच में। इतनी बात क्लियर है सभी को? Yes, ये बात जरूर ध्यान रखना कि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु हैज गिवन द न्यूज ऑफ द बेनिसमेंट ऑफ ड्यूक सीनियर। तो अब बिल्कुल ध्यान रहेगा, ड्यूक सीनियर का बेनिसमेंट का न्यूज दिया है चार्ल्स ने, ठीक है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन की चीजें ये हमें चार्ल्स से ही पता चल रही है, तो ये भी बात ध्यान रखने वाली। ये हमने आपको पहले भी जो कैरेक्टर्स की लिस्ट बताई थी, तो वहां आपको बताया था कि ओलिवर का भी एक सर्वेंट है डेनिस, ठीक है, वो कैरेक्टर के लिस्ट में है, मैंने आपको भेजा होगा, वहां भी दिखा होगा, ठीक है। तो वो सारा मैनेजमेंट करता है, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ तक हो गया, यस, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चार्ल्स एक चीज बोलते हैं ओलिवर से कि देखो भाई अभी तक मैंने जितने भी मैचेस लड़े वहां एक काम हुआ है, जो भी सामने वाला है वो हार गया है मैच में, या तो हार गया अपनी जान से हाथ धो बैठा है। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपका भाई मेरे साथ लड़ने जा रहा है, तो उसको आपको बचाना है कि जब हारना ही है तो या तो पहले ही उससे कह दो कि मैच से हट जाए, और नहीं हटेगा तो फिर अब आगे उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ठीक है। तो यहां ध्यान देना कि यहां पे ये बताते हैं, ही एडवाइजेस ओलिवर टू स्टॉप ओरलैंडो फ्रॉम फाइटिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ। एकदम क्लियरली बोलते हैं कि अपने भाई को हटा लो वहां से मैच से, नहीं तो फिर उसकी जान जा सकती है। तो ओलिवर क्या है, ओलिवर चालाक आदमी है, ये कहते हैं इनको तो चाहिए कि भाई मेरे भाई की जान चली जाए। तो ओलिवर डिसीटफुली टेल्स चार्ल्स दैट ही हैज ऑलरेडी ट्राइड टू डिसुएड ओरलैंडो एंड दैट ओरलैंडो इज इन एनी केस अ विलेनियस कंट्रीवर। तो ये देखो यहाँ पे ये
ओलिवर जो है ये बुराई करने लगते हैं, कहते हैं नहीं नहीं भैया चार्ल्स, मैंने बहुत कोशिश की अपने भाई को समझाने की, लेकिन मेरा भाई तो बिल्कुल मानने वाला नहीं है, बल्कि वो तो आपके खिलाफ जो है उल्टा सीधा प्लान बना रहा है कि वो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, चार्ल्स जो है पूरी तरह से डिटरमाइंड मतलब हो जाता है कि ठीक है अब तो इनसे हमें लड़ना ही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है ये यहाँ ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाई एकदम 100% डिटरमाइंड है, वो बिल्कुल भी हटने वाला नहीं है, तो वो भी लड़ेगा, तो अब आप लड़ो ही कल उससे। ओलिवर रिमेन्स एलोन एंड आर्टिकुलेट इन अ पैशनेट soliloquy his irrational hatred। ये बहुत ध्यान देना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हैट्रेड का टाइप कैसा था, जेलिसी या हैट्रेड का, तो ये बहुत इरेशनल हैट्रेड अपने भाई के लिए soliloquy में बोलता है, ठीक है। यहाँ हमें पता चलता है कि अपने भाई से कितना नफरत करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले सीन में और देखते हैं वहां क्या होता है। सिलिया ट्राइज टू कंसोल रोजालिंड अबाउट द बैनिशमेंट ऑफ हर फादर। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको पता है कि अभी हमें खबर मिल चुकी है कि उसके फादर जा चुके हैं, रोजालिंड के फादर, बैनिशमेंट के द्वारा फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। तो वहाँ उसकी वजह से रोजालिंड बहुत ही ज्यादा दुखी है और सिलिया उसको समझाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और बार बार ये कह रही है कि तुम एक काम करो, अब तो तुम्हारे पिता नहीं है तो तुम मेरे ही पिता को अपने पिता के समान मानो, है ना, ठीक है। तभी क्या होता है, ड्यूक फ्रेडरिक यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ड्यूक फ्रेडरिक आ जाएंगे और एक सेकंड, अभी टच स्टोन फिलहाल आ रहे हैं, तो टच स्टोन यहाँ आते हैं और ये कौन है, कोल्ड फूल है, मैं कल ही बता चुका हूं, ठीक है। टच करके हंसाओ, कल ही बताया था। फिर उसके बाद एक यहाँ पे और कैरेक्टर है मोन्सियर लिब्यू। मैंने कल आपको बताया था कि ये काम केवल मैसेज देने का करते हैं, ठीक है। तो ये इंटर्स एंड इन्फॉर्म्स सिलिया, रोजालिंड एंड टच स्टोन, ये तीनों को क्या बताते हैं, देयर विल बी अ रेसलिंग मैच। ये बताते हैं कि एक रेसलिंग मैच होने वाला है बिटवीन अ यंग मैन एंड अनडिफीटेड रेसलर। यहां पे ध्यान देना, अनडिफीटेड रेसलर, ठीक है, हु हैज रिसेंटली वन मैचेस अगेंस्ट, देखिए फिर एक इंफॉर्मेशन, अ सेट ऑफ 3 ब्रदर्स। तो क्या है कि एक मैच पहले हो चुका है और वो मैच ऑलरेडी इसके पहले कई मैचेस जो पिछले 3 मैचेस हो चुके हों या कह लीजिए एक ही मैच हुआ हो, उसमें 3 भाई थे, 3 भाइयों के साथ उसने लड़ाई लड़ी है और उन तीनों को हरा दिया है। तो ये बिल्कुल अनडिफीटेड रेसलर है, ठीक है। ये बात हमें दोबारा जानकारी मिल रही है रेसलिंग मैच की, किसके द्वारा, मोन्सियर लिब्यू के द्वारा। रोजालिंड एंड सिलिया बेग द यंग अपोनेंट, ठीक है, ओरलैंडो टू विथड्रॉ फ्रॉम फाइट बट नो अवेल। ओरलैंडो विंस टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ स्पेक्टेटर्स। यहाँ एक बात ध्यान देना है, बीच में कुछ चीजें गायब हो गई हैं, ठीक है। तो वो बीच में चीजें क्या गायब हुई हैं कि अभी आपको ये पता चला है कि अगले दिन मैच होने वाला है। तो जब अगले दिन ये सब लोग वहां पहुंचेंगे कोर्ट में जहां पे मैच होने वाला है, तो वहां पे फ्रेडरिक जो है रिक्वेस्ट करेंगे अपनी दोनों लड़कियों से, मतलब रोजालिंड जो उनकी भतीजी है और प्लस सिलिया, दोनों से कहेंगे कि एक काम करो, आप लोग देखो भाई इसको समझाओ ओलिवर को, अगर ये मान जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसका हारना बिल्कुल तय है मैच में। ये लोग जाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन चूंकि आज स्टोरी बता रहे हैं तो फिर रिपीट करते हैं। ये लोग जाते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओरलैंडो किसी की सुनता नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है, जो रेसलिंग मैच है वो होता है और ओरलैंडो उस मैच में जीत जाता है। तो सब लोग बिल्कुल भी सोचे नहीं रहते हैं कि ऐसा होगा, इसलिए सबके लिए बहुत ही एस्टोनिशमेंट की बात होती है, सरप्राइज की बात होती है। सब लोग बहुत तारीफ करते हैं और इसी तारीफ में, इसी मैच के दौरान रोजालिंड जो है आप कह लीजिए कि अपना दिल दे बैठती हैं किसको, ओरलैंडो को, मतलब इनको प्यार हो जाता है सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद। क्योंकि भाई आप सभी को अगर यहीं पे मैं याद करूं तो भाई आप मुझे बता सकते हैं कि किसी एक और हमने प्ले पढ़ा है, उस प्ले में हीरोइन जो है हीरो के ब्रेवरी से प्रसन्न होकर उससे प्यार करने लगती है। ध्यान रखना, ओथेलो में डेस्टिमोना जो है वो हीरो की ब्रेवरी की कहानियां सुना करती है और उसी दौरान वो इतनी ज्यादा मतलब खुश हो जाती है कि चाहे वो ब्लैक पर्सन है तो क्या हुआ, उसने उससे शादी करने के लिए तैयार कर, उसके साथ इलोप हो जाती है और शादी कर लेती है। तो ये जब भी आप कोई प्ले पढ़ें तो इस तरह की घटनाएं तुरंत रिलेट करने की कोशिश करें और आपके माइंड में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब कि तैयारी में बहुत अभी कमी है, और अगर आ जा रही है तो समझ लो यस हमारी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसी दौरान मैंने एक चीज और बताया था, कोई मुझे बताएगा कि रोजालिंड जो है खुश होके एक गोल्डन चेन उसको देती हैं, ठीक है, खुशी खुशी। तो ये चीजें यहां नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा, जैसे हमारी क्लास होती है, तो मैं बार बार कहता हूं मेरी क्लास में ये मत सोचा करिए कि मैं कहीं से देख के आपको पढ़ा रहा हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि उसमें मैं फिल इन द ब्लैंक करूं, रीड बिटवीन द लाइन करूं, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे जो चीज नहीं है वो चीज मैं आपको देता रहूं, ठीक है। तो एक तो मुझे सहारा कहीं से लेना पड़ेगा ना, फिर वहां जो गैप होगा वो मैं फिल इन द ब्लैंक किया करूंगा, बताया करूंगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जितनी बताई जा रही है एकदम क्लियर है सभी को। तो सिलिया एंड रोजालिंड आर डिस्कसिंग रोजालिंड्स न्यू फाउंड एडोरेशन ऑफ ओरलैंडो,
ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, अब सीलिया यहाँ पे थोड़ा सा वो कर रही है कि सीलिया को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। रोजालिंड चूंकि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, अपने पास को बड़ी मजबूती से रखती है जब भी बात होता है, और बहुत इंटेलिजेंट एंड विटी कैरेक्टर है, तो इसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि रोजालिंड ऐसा कर सकती है। तो ये इस पे बहस चल रहा है कि भाई क्या बात है, ऐसा कैसे हो गया। तो लेकिन रोजालिंड बहुत ही एडामंड है, बिल्कुल वो मान नहीं कि यस शी हैज बीन फॉलन इन लव विद ओरलैंडो, और उससे कोई उसके लिए वो नहीं है ना। तो इसी सब चीजों पे भी बात ही चल रही है दोनों बहनों में, तब तक जो है ओरलैंडो आ जाते हैं, सॉरी ड्यूक फेडरिक आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ड्यूक फेडरिक आ जाते हैं और ये इंटरप्ट करते हैं, और ये बहुत बड़ा आर्डर दे देते हैं। ये आर्डर दे देते हैं रोजालिंड को कि आपको क्या करना है, यू हैव टू लीव द कोर्ट एट वंस, ठीक है, एट द थ्रेट ऑफ डेथ। बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं। पिताजी को एक दिन पहले भगा दिया है, और इनको भी कह रहे हैं कि तुमको जितना जल्दी हो सकता है कोर्ट छोड़ के चली जाओ, नहीं तो फिर तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। बहुत रिक्वेस्ट करती है कि भाई मेरी क्या गलती है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। तो वो बस यही कहता है कि तुम्हारी गलती यही है कि तुम अपने पिताजी की पुत्री हो, जिसे मैं इस राज्य से निकाल चुका हूँ, और मुझे पूरी तरह से मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, तुम ट्रेटर साबित हो सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने कोर्ट में नहीं रख सकता। अब ये ऐसा धमकी देके चले जाते हैं। अपॉन फ्रेडरिक्स एग्जिट, जैसे ही फ्रेडरिक जाते हैं, सिलिया प्रोमिसेस दैट शी विल लीव विद रोजालिंड। ठीक है, तो वो क्या प्रॉमिस करती है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। देखो, जैसे मैंने तुम्हें यहां पे रोका था जब तुम्हारे पिताजी गए तो मैं तुम्हारे साथ थी, इसी तरह अगर तुम्हें कुछ जाना पड़ेगा इस राज्य को छोड़ के तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो ये एक बहुत अच्छा, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा जो है एक रिलेशनशिप होता है, सिस्टर का रिलेशनशिप जो है इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। सोचिए, ये पूरे महल के ऐसो आराम को छोड़ के जंगल में भटकने के लिए तैयार हैं सिलिया रोजालिंड के साथ। तो यहाँ सिलिया का कैरेक्टर बहुत मजबूती से हमारे सामने नजर आ रहा है। दे प्लॉट टू गो, और फिर उसके बाद वो प्लान करते हैं जाने का। इसी में इनके साथ और कौन जाता है, एक तीसरा कैरेक्टर है टच स्टोन। तो टच स्टोन इनके साथ जाता है। इस तरह तीनों लोग मिलकर जाते हैं, और ये लड़कियां, चूंकि मैंने बताया था आप सभी को कि उस समय जो है फीमेल जो है उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं थे ये लोग, और इन लोग को मेल सोसाइटी में रहने के लिए मेल की तरह कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया है कि ये अब जा रही हैं जंगल में, तो इन लोगों को डर है, तो इसलिए रोजालिंड ने क्या किया, एक मेल की तरह, एक मैन की तरह ड्रेस बदला है। स्पेलिंग बहुत जरूरी याद रखना, GANYMEDE, क्योंकि अब आपका लक्ष्य सिर्फ एक नहीं, आप हर तरह से अपने आप को तैयार करें बात के लिए भी, कि जो चीजें तैयार हो रही हैं भूलना नहीं है। और सीलिया किस रूप में जाती है, एज अ सेफर्ड्रेस, ALIENA, ठीक है, टू फाइंड ड्यूक सीनियर इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ठीक है, तो अब ये लोग निकल चुके हैं भाई। अब इतनी कहानी आप सभी को क्लियर है। तो देखिए, ये इसमें जो छोटे छोटे जो चीजें हैं वो चीजें हमारी क्लियर हो गई। हमने ये देख लिया कि एक तरफ का प्लॉट जो है ड्यूक फेडरिक वाले साइड का, वो एक तरह से छोटे लेवल पे कंप्लीट हो चुका है कि ये तीनों, दो बहनें सिलिया एंड रोजालिंड, और प्लस इनके साथ में टच स्टोन, ये तीनों लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए निकल चुके हैं। अच्छा, जो भी शेक्सपियर की इस तरह की कॉमेडीज हैं, जैसे विंटर्स टेल हो गया या मिडसमर नाइट ड्रीम हो गया, जहां पे किसी तरह कोई वुडलैंड है जहां सारे कैरेक्टर जाते हैं, तो ये बारी बारी से सब में ऐसे ही कहानी चलती है कि पहले कुछ कैरेक्टर जाएंगे फिर दूसरे कैरेक्टर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह यहां भी ऐसे होगा कि अभी 3 कैरेक्टर निकल चुके हैं, अब दूसरे भी कुछ कैरेक्टर निकलने वाले हैं, देखते हैं वो कब निकलना है। ये बात ध्यान रखना है कि रोजालिंड ने मेल डिस्गाइज किया है और सिलिया ने फीमेल डिस्गाइज ही रखा है। ठीक है, क्योंकि अब एक कैरेक्टर मेल हो गया ना। और एक बात और ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये डिस्गाइज फॉर्म में है तो सिलिया का रिलेशन क्या है। भाई एक मेल है और एक फीमेल है, तो वो अपना भाई कुछ रिलेशन भी तो बताएंगे, साथ में रह रहे हैं तो या तो हस्बैंड वाइफ बनेंगे या फिर बहन और भाई बनेंगे, तो क्या बनेंगे। बिल्कुल, बहुत सही, ये एक डियर ही है और इसी का लेमेंट कर रहा है वो जेक्स। बिल्कुल। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सी बातें हैं। अगर आप किसी भी शेक्सपियर के प्ले को देखें तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। ठीक है, जैसे ये लोग एक डियर को हंट करने का प्लान कर रहे हैं और उसका हंट करके बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, सिंगिंग चलती है, म्यूजिक चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात आती है, और ये बात आती है कि ये जो डियर का हंट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनीवन फ्रॉम द ग्रुप संजीव को छोड़ के, अगर आप थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करें और आप देख रहे हैं कि जंगल में कुछ लोग हैं, ठीक है, जो कि अपने को रॉयल समझ रहे हैं, बहुत मजे से जी रहे हैं, और किसका हंट कर रहे हैं, एक डियर का हंट कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटे से डियर का हंट कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, एनीवन? कोई नहीं बोलेगा। सर ये बता रहा है कि वहाँ पे जो ये फर्डिनांड फ्रेडरिक है, हाँ। ये कैसे मतलब अपने से कमजोरों पे रूल कर रहा है, तो ये डियर भी कहीं ना कहीं इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। और एनीवन एल्स? देखिए, आप लोग भाई ऐसे इंटरप्रेट चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, हाँ, तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से चीज़ें निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डियर का जो है आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डियर को ऐसा समझा जा रहा है कि डियर फ्रेडरिक के जो राज्य है ना, उस राज्य का है, उधर से आ गया है। तो ये लोग उस डियर को मार के इस बात का एंजॉय कर रहे हैं कि इन्होंने फ्रेडरिक को हर्ट किया है।
एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमें ये भी पता चल रहा है कि किस प्रकार जो है हम ह्यूमन बीइंग जो है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने को खुश करने के लिए छोटे से निरीह प्राणियों को भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनिमल के प्रति जो क्रूरता है, अत्याचार है, उसको भी यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई है। और भी बहुत से इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, फिलहाल हम लोग इतने पे ही छोड़ते हैं, नहीं तो स्टोरी से भटक जाएंगे। अच्छा, अब देखिए, तो ये लोग डियर का हंट करते हैं और बहुत ही खुश हैं। जो भी वहाँ का नेचुरल सराउंडिंग है, बहुत ही खुश है वहाँ पे, बिल्कुल भी परेशान नहीं है। और मैंने आप सभी को एक बात बोला था, कोई मुझे बता सकता है कि ड्यूक सीनियर का कैरेक्टर जो है किसी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर से हम कंपेयर कर सकते हैं? ये अच्छा है, प्लान कर रही हो। टेम्पेस्ट में प्रास्पेरो है, ठीक है। प्रास्पेरो से फिलहाल आप इसलिए तुलना कर सकते हैं क्योंकि प्रास्पेरो वहाँ पे आइलैंड का मालिक है और ये गए हैं, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लेस है उसके अपने आप को मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से ओनर की तरह ही रह रहे हैं। लेकिन ये उतना अच्छा कहाँ, उतना अच्छा कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन ठीक है, अच्छा है कि आप कंपेयर कर रही हो। दूसरी बात ये, हाँ, मुख्य रूप से आपको रॉबिन हुड ध्यान देना है, ठीक है। ये रॉबिन हुड का जो कैरेक्टर है हिस्ट्री में, उस तरह जैसे वो लोग जंगल में रहते हैं, मजे से रहते हैं, ठीक है, वो सारी चीजों को तो वैसे ही कुछ प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो रॉबिन हुड ध्यान रखना अपने माइंड में, ठीक है। कि आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करें जो इंसिडेंट की, तो इंसिडेंट के हिसाब से यदि तुलना करेंगे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया है राघव ने, तो इंसिडेंट के हिसाब से तुलना करें तो ड्यूक सीनियर प्रास्पेरो की तरह रिप्रेजेंट होंगे और आपके जो एंटोनियो की तरह रिप्रेजेंट होंगे आपके फ्रेडरिक। क्लियर है? अच्छा, एक लाइन यहाँ पे आया है, मैं लाइन लिख नहीं रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ कि ये लोग फॉरेस्ट की तारीफ कैसे कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। खुश हैं और खुशी खुशी तारीफ कैसे कर रहे हैं फॉरेस्ट की लाइफ की, वो मैं लाइन बस बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। अगर मन करे तो आप लोग कॉपी में रफली लिख भी सकते हैं। ये कहते हैं कि दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट वेयर देयर आर, क्या है, अब ये इन्वर्टेड कॉमाज में है कि टंग्स इन ट्रीज, ट्रीज में टंग्स हैं, मतलब ट्रीज को ना ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। टंग्स इन ट्रीज, बुक्स इन द रनिंग ब्रुक्स, जो ब्रुक्स हैं पेड़ की, ठीक है, शाखाएं हैं छोटी छोटी, तो उसमें जो है बुक्स हैं। सरमन्स इन स्टोन्स, और जब आप स्टोन्स पे जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ सरमन सुन रहे हैं, ठीक है, कोई प्रीचिंग सुन रहे हैं रिलीजियस। एंड गुड इन एवरीथिंग, और वहां की जो हर चीज है वो अपने आप में गुड है, बेहतर है। फिर से मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं कि देयर आर टंग्स, टंग्स मतलब जीभ वाले टंग्स, टंग्स इन द ट्रीज, बुक्स इन द रनिंग ब्रुक्स, BROOKS ब्रुक्स, सरमन्स इन स्टोन्स एंड गुड इन एवरीथिंग। क्लियर है? Yes, sir. Back at court, Duke Frederick discovers that Celia has gone missing with Rosalind. अब देखिए, यहाँ पे हमें कहानी पता ही थी कि अब यहाँ पे ड्यूक को पता चल ही जाएगा कि भाई उनकी लड़की जो है सिलिया भी जा चुकी है रोजालिंड के साथ। ये बिल्कुल भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी लड़की भी चली जाएगी, ठीक है। और इसलिए जो है अपने लॉर्ड्स को ये आर्डर देते हैं कि रिट्रीव करो ओलिवर को, और उन्हें यह भी पता चलता है कि जो रोजालिंड है ये लव, यहाँ पे थोड़ा वो बात, अभी देखिए यहाँ पे कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उनको ये पता चल जाता है, बातों बातों में वहां से जानकारी मिलती है कि जो रोजालिंड है वो ओरलैंडो से लव करने लगी है। तो जब ओरलैंडो से लव करने लगी है, इसका मतलब कि ओरलैंडो भी वहां पे होगा, ठीक है। तो अब ये इसीलिए ओरलैंडो के भाई ओलिवर को बुलाते हैं, कहते हैं जल्दी से आओ तुम, उसको बुलाते हैं क्योंकि ओलिवर ही खोजेगा। ओलिवर को ये आदेश देंगे कि तुम जाओ अपने भाई को खोजो और साथ ही साथ उनके साथ हमारी जो है लड़की भी होगी सिलिया, उसको लेके आओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे बातें हैं। अब इसी दौरान क्या करते हैं, जो आपके ओलिवर हैं, अब दूसरा हम सीन दूसरी जगह चला जाता है, वो है ओलिवर के घर की तरफ, ओरलैंडो के घर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे ओरलैंडो जो है अपने घर में है, तभी वहां पे एडम आते हैं और एडम ये कहते हैं कि देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत खतरा है ओरलैंडो से, क्योंकि तो जो तुम्हारा भाई है वो घर के अंदर है और वो प्लान ये कर रहा है कि तुम्हारे घर को अभी आग लगा देगा और वो कभी भी आग लगा सकता है। तो तू जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाओ और ये लो मेरे सारे रुपये पैसे, तो जितने भी उसके खुद के पैसे होते हैं सब पैसे जो है लेके आता है, कहता है कि देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग यहाँ से अभी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और जो भी अपने पैसे होता है वो लेके आता है और उसके साथ मिलकर दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब ध्यान रखना कि जो दूसरा पैक आप कैरेक्टर है, जो दूसरा ग्रुप आप कैरेक्टर है वो कौन है, वो है ओरलैंडो और एडम। ये दोनों भी अब जो है वहां से भगेंगे और ये भाग के उसी दिशा में जाएंगे, कहां पे, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर पहले से ही एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर निकल चुके हैं, ठीक है। अब जो तीसरा कैरेक्टर निकलने वाला है, ध्यान रखना, वो तीसरा कैरेक्टर कौन निकलेगा इसके बाद, वो निकलेगा ओलिवर, क्योंकि किंग जो है बुलाएंगे, ड्यूक बुलाएंगे और कहेंगे कि देखो तुम्हारा भाई जो है वो है यहाँ पे, मेरी लड़की भी जहाँ पे है, तो एक काम करो तुम जल्दी से जाओ और अपने भाई को पकड़ के लाओ और साथ ही साथ मेरी लड़की को भी पकड़ के लाओ, ठीक है। तो अब हमें यह भी पता चल रहा है कि ओलिवर भी यहाँ से निकलेगा। क्लियर है इतना? तो कितने कैरेक्टर निकल चुके हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन की ओर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन देयर वे टू फॉरेस्ट, रोजालिंड, सिलिया एंड टचस्टोन मीट सिल्वियस एंड कोरिन।
ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सिल्वियस एंड कोरिन। सिल्वियस कौन है? एक यंग मैन है, और कोरिन कौन है? एक ओल्ड मैन है। ठीक है, ये किसी एक डिस्प्यूट में एंगेज है, और डिस्प्यूट किस चीज पे है? लव पे है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस पूरे प्ले में लव की बात बहुत होगी। ठीक है, हर कैरेक्टर एक दूसरे से लव करने की कोशिश करेगा, प्रपोज करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो सिल्वियस है, कोरिन है, बिल्कुल ध्यान रखना कि ये दोनों एक साथ में हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि सिल्वियस के साथ में कौन कैरेक्टर हमेशा रहता है, तो वो है कोरिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे व्हेन रोजालिंड एंड सीलिया डिस्कवर दैट कोरिन हैज नो फूड टू गिव देम, दे डिसाइड ऑन अ whim टू बाय द कॉटेज, पास्चर एंड फ्लॉक दैट ही मेंशंस आर फॉर सेल। तो ध्यान रखना कि यहीं पे ये तीन चीजें, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि किससे ये खरीदते हैं। तो ध्यान रखना, कॉटेज, पास्चर एंड फ्लॉक जो है ये किससे खरीदते हैं? कोरिन से खरीदते हैं। ठीक है, तो अपने रहने की व्यवस्था पूरा जो है ये कोरिन से इन चीजों को खरीद के करते हैं, और वहीं पे रहने लगते हैं कॉटेज में। जैक्स रिटर्न्स आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस। अब यहां ध्यान रखना कि जैक नाम का कैरेक्टर है, ये आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये कहीं गया हुआ है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि ड्यूक सीनियर जो है, ड्यूक सीनियर के ये क्या है? एक तरह से एक लॉर्ड हैं। जितने भी जैसे ड्यूक सीनियर के ढेर सारे लॉर्ड उनके साथ जंगल आए हुए हैं ना, तो ये भी उनमें से एक लॉर्ड हैं। लेकिन ये काफी दिनों से गए हुए हैं, ये एब्सेंस रहते हैं प्ले में, और ये बाद में रिटर्न करते हैं। तो ये कहाँ गए हुए हैं? तो ध्यान रखना, एक वर्ल्ड टूर पे ये गए हुए हैं। ठीक है, ये दुनिया की सैर कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और घूमने के बाद ये लौट के आए हैं। ठीक है, और आप सभी को मैंने पहले बताया था कि बहुत ही मेलंकली कैरेक्टर हैं, केवल मेलंकली वाली बातें करते हैं। सर जैक्स ओलिवर का भाई है? बिल्कुल, जैक्स डी बॉयस इनका फुल नेम है, ध्यान रखना। ठीक है, तीनों भाइयों का नाम क्या है? ओलिवर, वो जाओ मैंने बोला था ना, ओलिवर, जैक्स एंड ओरलैंडो। ठीक है, तो सर इनके यहाँ वो लॉर्ड के रूप में रह रहे हैं ड्यूक सीनियर के पास? बिल्कुल बिल्कुल, ड्यूक सीनियर के पास ये रहते हैं। जैसे और नोबल्स मैन हैं, उसी तरह जैक भी एक नोबल मैन है। आप सभी को मैंने बताया था, पहले भी बताया था कि जो ओलिवर हैं उन्होंने अच्छा व्यवहार किया है, सारी सुविधाएं दी हैं, किसको? जैक को दिया है। लेकिन जो छोटा वाला भाई है ओरलैंडो, उसके साथ उन्होंने मिसट्रीट किया है। क्लियर है ये बात? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये मिसट्रीट का शिकार कौन हुए हैं? सिर्फ ओरलैंडो। ठीक है, जैक्स के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्लियर है बात? यस सर। And describes a fool met in the forest. Orlando rudely interrupts their conversation and requiring food and thinking that he must act savagely in the savage forest. ठीक है, तभी ओरलैंडो वहां पे आ जाते हैं। ओरलैंडो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब इरिटेट हैं, गुस्से में है। रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग काफ़ी लंबे समय से चल के आ रहे हैं और बहुत थके हैं, बहुत भूखे हैं। तो ये एडम को एक जगह बोलते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन की कहीं व्यवस्था करता हूँ। तो इनको लगता है जंगल में है, तो अगर बहुत प्यार से बोलेंगे तो इनकी कोई बात नहीं सुनेगा। तो ये बहुत गुस्सा के बोलते हैं कि भाई मुझे फूड की ज़रूरत है। ठीक है, और जब ये गुस्सा के बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सभी को पता है कि ड्यूक सीनियर बहुत ही एक रॉयल पर्सन है, और तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। ठीक है, ही इज मेट विद अ वार्म इन्विटेशन बाय ड्यूक सीनियर। लेकिन ड्यूक सीनियर बिल्कुल भी खराब तरीके से उनको जवाब नहीं देते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, और उनको कहते हैं कि ठीक है आप बैठिए, हमारे साथ भोजन करिए। ठीक है, एंड ब्रीफली डिपार्ट्स टू रिट्रीव एडम। ठीक है, हु इज वीक एंड हंग्री सो दैट ही टू में ज्वाइन। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये निकलते हैं उनके लिए भोजन का इंतजाम करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मिक्स तो नहीं हो रहा है स्टोरी में, ऑलरेडी हम कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। एट द कोर्ट ड्यूक फ्रेडरिक ऑर्डर्स ओलिवर। ये बात मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका हूं कि ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर को ऑर्डर दे चुके हैं कि जाओ ओरलैंडो को लेके आओ विद इन द ईयर कोर्ट में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इन द फॉरेस्ट ओरलैंडो बिगिंस। अब देखिए ये बात आपको पता चल चुकी है कि जो मैं पहले बता चुका हूं कि अब ओलिवर भी निकल चुके हैं ओरलैंडो को ढूंढने के लिए, और रीजन आप सभी को पता है, क्योंकि ओरलैंडो लव करते हैं रोजालिंड से, और रोजालिंड के साथ ही कौन है? सीलिया। आगे, ओरलैंडो बिगिंस पोस्टिंग लव पोएम्स टू रोजालिंड ऑन ट्रीज। अब यहाँ पे हम ओरलैंडो का वो बहुत देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि यहाँ पे इनको वो कुछ एक बीमारी की तरह हो गया है। मतलब प्यार ये करते हैं, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो गया है, बहुत ज़्यादा लव हो गया है। अब इनके अंदर से वो लव उमड़ उमड़ के बाहर निकल रहा है। जो चीज़ है मैं वैसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये अपने लव को बिल्कुल रोक नहीं पा रहे हैं, और इन्होंने पोएम लिखना शुरू कर दिया है। तो अब आपको याद आना चाहिए, बहुत ही फेमस लाइन है वर्ड्सवर्थ का पोइट्री की डेफिनेशन, जब मैंने पोइट्री की क्लास ली तो बताई थी। कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल, तो पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। तो अब देखिए, जब इमोशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो ये क्या करने लगेगा? ये ओवरफ्लो करने लगेगा, ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और किस फॉर्म में आ जाएगा? पोएट्री के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उस डेफिनेशन को यहाँ अटैच करें तो एकदम सटीक बैठ रहा है। बोला भी गया है कि एक बीमारी के रूप में बोला गया है, जैसे मैंने आप सभी को बताया था लव सिकनेस। क्या बोला था? लव सिकनेस। हाँ, तो ये इस बीमारी को नाम दिया गया है। अब ये बीमारी कैसा बीमारी है, फिलहाल इसका कोई दवा नहीं होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट मैं और बताऊंगा, आप लोग कहोगे सर कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा ताकि आप विश्वास करो कि ऐसा हो सकता है। भाई आप लोग विश्वास कर रहे हैं कि ये लव सिकनेस हो सकता है कि नहीं?
कितनी बड़ी बात है। अच्छा, हम यही चीज तो शेक्सपियर क्यों कहा जाता है ना कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट राइटर, तो रीजन यही है कि शेक्सपियर ने जो 16वीं शताब्दी में बातें लिख दी वो आज के केस में भी उतनी ही सही है। हाँ, तो ये जो यूनिवर्सैलिटी है शेक्सपियर की वो हमें बहुत मतलब अपील करती है सबसे ज्यादा, ठीक है, वो आज के डेट में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज इसको खत्म तो करना ही फिलहाल। प्राइवेटली सिलिया रिवील्स टू रोजालिंड दैट शी नोज ओरलैंडो टू बी द इन्फैचुएटेड पोएट। यहाँ पे सिलिया को ऐसा लगता है कि यस, मुझे लग रहा है कि ये कोई और नहीं हो सकता, ये ओरलैंडो ही है। सून आफ्टर ओरलैंडो इंटर्स एंड रोजालिंड, अब ओरलैंडो यहाँ आएगा लेकिन रोजालिंड तो गैनीमेड के डिस्गाइज फॉर्म में है ना, मेंशंस द 3 पोएम्स टू हिम, और वो बताता है कि ये 3 पोएम्स मैंने ही लिखे हैं। व्हेन ही एडमिट्स टू बीइंग देयर ऑथर शी ऑफर्स टू क्योर हिम ऑफ हिज लव। देखो यहाँ पे तो यहीं पे रोजालिंड कहती है ठीक है, ये जो तुम बीमारी से पीड़ित हो मैं तुम्हारी बीमारी को दूर कर दूंगी, ठीक है। तो ठीक है, सी विल प्रिटेंड टू बी रोजालिंड, और कहती है ठीक है मैं रोजालिंड बन जाऊंगी तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए, एंड एक्ट एज डिस्पिकेबल वर्जन ऑफ हर, और मैं उसके एक दूसरे वर्जन, डुप्लीकेट वर्जन के रूप में कोशिश करूंगी, ठीक है, कि तुम जो है ऐसा फील करो कि मैं रोजालिंड ही हूं और तुम्हारा जो ये लव सिकनेस है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो वो पूरी कोशिश करती है लव सिकनेस को खत्म करने की, ठीक है। टचस्टोन एंड ऑड्री, अब देखिए ये कैरेक्टर हमने देख लिया है रोजालिंड और जो लव वाला है पेयर रोजालिंड एंड ओरलैंडो का। अब दूसरा पेयर जो यहाँ हमें मिल रहा है वो है टचस्टोन एंड ऑड्री, ये ध्यान रखना। अब ये क्या है, टचस्टोन फियांसी, यहाँ पे डायरेक्ट फियांसी बोला है, आर कन्वर्सिंग अबाउट ऑड्रीज नॉन पोइटिकल नेचर, ठीक है। तो ऑड्री जो है वो भी कुछ करने की कोशिश कर रही है, नॉन पोइटिकल नेचर मतलब बहुत रोमांटिक नहीं है ऑड्री, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना कि ऑड्री को वास्तव में ट्रू लव नहीं है टचस्टोन से, ठीक है, लेकिन वो गांव की लड़की है और वो इसलिए सिर्फ टचस्टोन से शादी करती है कि उसे जाके कोर्टली लाइफ जीने का मौका मिलेगा। तो एक बात और हमें पता चला कि जो मतलब जो शहर की लाइफ है कोर्टली लाइफ और जो ग्रामीण परिवेश की लाइफ है, दोनों में जो है कंपेरिजन हमें अक्सर मिलता है। तो यहाँ पे देखिए गांव की है और ये चाह रही है कि मुझे शहर जाने का मौका मिले, ठीक है। तो यहाँ भी एक कंपैरिजन हमें दिख रहा है और ये हमेशा होता है, जो हमारे पास नहीं उसको हम पाने की कोशिश करते हैं। गांव वाला आदमी शहर जाना चाहता है और शहर वाला इतना थक चुका रहता है शहर की लाइफ स्टाइल से कि वो गांव में जाके रहना चाहता है। तो ये तो है। व्हेन सर ओलिवर मार्टेक्स, अब यहाँ पे ये कैरेक्टर भी ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये प्रीस्ट हैं, ठीक है। इनको ये बुलाते हैं टचस्टोन की हमारी शादी करवा दो, लेकिन दुर्भाग्य कि इनकी शादी हो नहीं पाती अभी, ठीक है। अराइव टू परफॉर्म देयर वेडिंग सर्विस, ये आते हैं कि उनकी शादी हो जाएगी लेकिन इनकी शादी रुक जाती है, यहाँ पे भी हो नहीं पाएगी। एट जैक्स सजेशन हाउएवर टचस्टोन डिसाइड्स टू हैव अ प्रॉपर मैरिज इन द चर्च, ठीक है। और यहीं पे जैक डिसीजन लेते हैं, बोलते हैं कि देखो भाई तुम एक काम करो, अभी मत शादी करो, चर्च में बढ़िया से करना। तो इसलिए जो है मार्टेक्स को ये कहते हैं कि भैया आप वापस चले जाओ। तो क्लियर है आप सभी को कि मार्टेक्स कौन है, ये प्रीस्ट है और ये शादी कराने के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये करवा नहीं पाते हैं शादी। आगे बढ़ते हैं। अब कोरिन इनवाइट्स रोजालिंड एंड सिलिया टू कम विटनेस एन एक्सचेंज बिटवीन सिल्वियस एंड हिज लवर फेब। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अब तीसरा जो हमें जोड़ी है वो मिल गई है, सिल्वियस एंड फेब। तो यहाँ पे सिल्वियस जो है ये जो है फेब को प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, बार बार कि भाई तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन देखते हैं ये एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं। इन विच सिल्वियस प्लीड्स विद फेब नॉट टू स्कॉर्न हिम, और इसमें ये बार बार सिल्वियस कहता है कि तुम मुझसे नफरत मत करो, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और सारी चीजों को भुला के मुझसे शादी करने का वादा करो, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। यहां पे थोड़ा सा एक बात ध्यान देना है कि जैसे आगे और बढ़ते हैं, व्हेन रोजालिंड, आगे बढ़ते हैं, तो जब ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहां पे रोजालिंड आ जाती हैं और ये गैनीमेड के डिस्गाइज फॉर्म में है, नहीं मेल के डिस्गाइज फॉर्म में, ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो अब क्या हुआ, इंटरवीन्स एंड अटैक फेब्स, ये आती हैं और अटैक करती हैं। तो अटैक करने का मतलब ये मत सोचना कि तलवार से लेकर अटैक करेंगे, ये अपने शब्दों से अटैक करती है, कुछ इंसल्ट करती हैं फेब की, और फेब को इस तरह से इंसल्ट किसी ने नहीं किया था। तो ऐसा एक बार कहा जाता है कि कई बार जो है लड़कियां दुष्ट कैरेक्टर जो होते हैं उनको ज्यादा पसंद करती हैं, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कबीर मूवी जो मैंने देखा। क्या था नाम मूवी का भाई, कबीर सिंह। क्या वो मूवी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया क्योंकि उस मूवी में, पूरी मूवी में वो शराबी है, मतलब उसके अंदर ऐसा कोई ऐब नहीं है जो कि नहीं होना चाहिए, वो सब ऐब है उसके अंदर, और फिर भी जो है वो बहुत अधिकार के साथ लड़की के ऊपर जो है अपने अधिकार को दिखाता है, और लड़की तो उसे पसंद करती है मूवी में, और साथ ही साथ हमें रियल लाइफ में ये दिखता है कि हमने बहुत से, मतलब उस दौरान जब ये मूवी लगी थी तो नहीं, पैसा अलग चीज़ है। मतलब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मतलब ये मैं किसी के कैरेक्टर को नहीं करता हूं, लेकिन मैंने जब वहां पे तमाम फीमेल्स को बात करते हुए, मैं एक सेमिनार में था, हम लोग का डेली हम लोग जा रहे थे, एक हफ्ते का पूरा था, तो बहुत गर्व के साथ जो है कुछ महिलाएं बात कर रही थी इस मूवी की, अरे हमने मूवी देख ली, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। जबकि ये फीमेल फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मूवी बिल्कुल उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ है, लेकिन जो उसका कैरेक्टर है ना वो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ये भी आप मानते होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि सही बात है, हाँ बिल्कुल, लव सिकनेस का एग्जांपल वहां से भी दे सकते हैं आप, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ध्यान रखें, यहाँ पे मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा कि क्यों जो है अचानक गैनीमेड की ओर फेब इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, जबकि उसको बेचारा उतने दिनों से प्रयास कर रहा है, एक सीधा साधा गांव वाला कैरेक्टर सिल्वियस, उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। तो रीजन, अब यहाँ ध्यान दो, ये होता क्या है, एग्जैक्ट जो लाइन मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूं ताकि आप लोग उस बात को ध्यान दें और कहानी एकदम दिमाग में आपके बैठ जाए।
तो ये जब उसको प्रपोज कर रहा था, उससे बार बार कह रहा था मुझसे हेट्रेड मत करो, मेरे ऊपर दया करो, मुझसे प्यार करो, ठीक है, तो वो बिल्कुल इसे पसंद नहीं करती है और एक बात कहती है, इंसल्ट करते हुए बोल रही है, और वहां उस दौरान गैनीमेड भी है। ये कहती है कि हाउ इट इज नॉट हर फॉल्ट, ये कहती है तुम्हारा प्यार करना कोई गड़बड़ बात नहीं है, तुम प्यार करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और इसमें मेरा कोई फॉल्ट भी नहीं है। ये कह रही है कि हाउ इट इज नॉट हर फॉल्ट इफ हर ब्रिलियंटली ब्यूटीफुल आईज आर इररेसिस्टिबली अट्रैक्टिव टू सिल्वियस। कह रही है यदि मेरे पास इतना ब्यूटीफुल आईज हैं और ये सामने वाले को अट्रैक्ट होने के लिए रोक नहीं पा रही, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं खूबसूरत हूं तो तुम मुझे प्यार करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, डोंट कम। लेकिन तभी जो है अचानक ये गैनीमेड वहां आते हैं। अब आते हैं मैं बोलूंगा क्योंकि मेल डिस्गाइज में, और इनको ऐसा कहते हैं कि औकात दिखाने की बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि व्हाट दो यू हैव नो ब्यूटी, कह रही है कि तुम्हारे पास कोई ब्यूटी नहीं है, ठीक है। एज बाई माई फेथ आई सी नो मोर इन यू, और जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं देख पा रही हूं, तुम्हारे अंदर ऐसा मुझे कोई विशेष चीज तो नहीं नजर आ रहा है कि तुम्हारे आगे पीछे लोग इतना घूमे। और भी कुछ लाइन्स हैं, मैं सिर्फ ये 2 लाइन बता रहा हूं। व्हाट दो यू हैव नो ब्यूटी एज बाई माई फेथ आई सी नो मोर इन यू। तो जब ये ऐसा बोलती है तो इसको बिल्कुल अजीब लगता है, कहता है कि ये कहती है कि आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं बोला, हर कोई मेरी तारीफ किया, ये तो आके मुझसे सीधे ऐसे बोल दी, ठीक है। तो चूंकि मेल डिस्गाइज में है तो ये तुरंत इमीडिएटली फॉल्स इन लव हो जाती है, ठीक है, तुरंत उसके प्रति इनका मतलब प्यार में पड़ जाती है, ठीक है। और वही कहते हैं कि अब मैं तुम्ही से शादी करूँ, ठीक है। अब तुम सिल्वियस को छोड़ो पीछे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये बहुत परेशान हो गए, ठीक है। बिल्कुल सेम वही कहानी हो गई जो 12th नाइट में हुई है। एनीवन 12th नाइट में क्या स्टोरी होता है, सेजारियो जो है, ठीक है, वो वायला है और वो जाते हैं वहां पे, और उस किसके पास, लेडी के पास, लेडी का नाम बताएं, ओलिविया के पास जाते हैं कि भाई तुम ये जो है लव प्रपोजल है, किसका, ड्यूक का नाम बताइए, लव प्रपोजल है, तुम उसका मान लो। लेकिन वो उल्टे इसी के प्रति लव में पड़ जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल ये गैनीमेड समझाने तो नहीं गए हैं, लेकिन फिलहाल ये वहां पे हैं, ये इंसल्ट करते हैं, और इनको क्या पता था कि इंसल्ट इनके ऊपर ही आके लग जाएगा, उसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा। इनको लगता है मैं इंसल्ट कर दूंगी तो शायद ये जो है उससे प्यार करने लगेगी, उससे शादी कर लेगी, लेकिन उल्टे इन्हीं से प्यार करने लगती है, उल्टा कहानी हो गया। अब ये करे क्या, ये कंफ्यूज है क्योंकि है तो अंदर से फीमेल ये, तो कैसे शादी करेगी। ऑरलैंडो कम्स लेट टू मीट रोजालिन, ठीक है, ऑरलैंडो लेट से आते हैं, ठीक है, कम टू मीट रोजालिन एंड सी स्कोर्ड्स हिम फॉर हिज टार्डीनेस, टार्डीनेस मतलब लेट होने की वजह से, ठीक है। तो उसको डांटती है रोजालिन, लेकिन ध्यान रखना अभी गैनीमीड के ही इस डिस्गाइज फॉर्म में है। आफ्टर रोजालिन गिव्स मतलब गैनीमीड गिव्स ऑरलैंडो अ लेसन, या पहले हड़काती है कि तुमको लेट नहीं होना है, और दूसरी बात, ठीक है, और भी कुछ चीजें बताती है लव से रिलेटेड। ही डिपार्ट्स, उसके बाद वहां से ऑरलैंडो चले जाते हैं। सून आफ्टर सिल्वियस अराइव्स विद अ लव लेटर। अब ध्यान रखना सिल्वियस एक लव लेटर लेके आए हैं, यहां भी एक लेटर आया है, लव लेटर लेके आए हैं, दैट फेब हैज रिटन फॉर गैनीमेड। तो अब यहां पे ध्यान रखना कि जो स्थिति ऑरलैंडो की है किसके प्रति, रोजालिंड के प्रति, वही स्थिति सेम हो गई है फेब की किसके प्रति, गैनीमीड के प्रति हो गई है। अब ये एक लेटर भेजी है, लव लेटर, कह रही है कि भाई उसको भेजो और कह दो कि जल्दी से मेरे से शादी करने के लिए रेडी हो जाए। अब देखते हैं, ओलिवर इंटर्स शॉर्टली आफ्टर एंड गिव्स रोजालिंड अ ब्लडी नैपकिन, और यहीं पे तुरंत अब ओलिवर का एंट्री होता है। तो ओलिवर से अब हम पहली बार मिल रहे हैं, जब से ये फॉरेस्ट में आए हैं पहली बार एंट्री हो रहा है, और एक ब्लडी नैपकिन देते हैं, ठीक है। और जब ये ब्लडी नैपकिन देते हैं तो ये ऑरलैंडो का नैपकिन होता है, ठीक है। और जब ये नैपकिन को देखते हैं, ब्लडी नैपकिन, और उसी समय ओलिवर ये बताते हैं कि ऑरलैंडो ने लड़ाई लड़ी है किससे, लॉयनेस से, ये ध्यान रखना। तो ये एक बड़ी यहाँ पे घटना है कि लॉयनेस से लड़ाई लड़ी है उन्होंने, किसको बचाने के लिए, ओलिवर के लाइफ को। और जैसा ये बात सुनती है रोजालिंड तो बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाती है, और ये तुरंत फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं कि उसे मतलब या तो भाई उसकी डेथ हो गई या तो बहुत ज्यादा घायल हो गया, ठीक है। तो ब्लडी नैपकिन को देख के वो तुरंत फेंट हो जाती है। इतनी बात क्लियर है सभी को कि भाई रोजालिंड तो यही है और ये भी सच में प्यार करती है उससे, तो फेंट हो जाना भाई लाजमी है, ठीक है, क्योंकि प्यार सच्चा है, ठीक है। बस स्टोरी अपने अंतिम चरण में है, पेशेंस बनाए रखें। ओलिवर रिवील्स टू ऑरलैंडो दैट ही हैज फॉलन इन लव एट फर्स्ट साइट विद सीलिया। अब यहाँ पे एक तीसरा हमें लव पेयर मिल गया, और वो क्या है कि हमें ये पता चला कि ओलिवर जो है ये बता रहे हैं अपने भाई साहब ऑरलैंडो से, और क्या बताते हैं कि ये लव में फॉल हो गए हैं किसके साथ, सीलिया के साथ। और वास्तव में यहाँ ध्यान रखना कि सीलिया अभी किस फॉर्म में है, एक सेफर्डेस के फॉर्म में है, सेफर्डेस के डिस्गाइज फॉर्म में है, और वो एकदम मैंने पहले बताया था कि वो गंदा अपने आप को रखने की कोशिश कर रही है, सेफर्डेस के रूप में है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छे घर से हैं, ठीक है, लॉर्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेडी हैं सीलिया से, सीलिया यानी एलियाना से शादी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक चीज हमें दिखाई दिया कि जो कैरेक्टर में है बहुत ज्यादा चेंज आ गया, जो कैरेक्टर बहुत ज्यादा पैसे को प्यार कर रहा था, अलग अलग चीजें, अचानक जो है अब वो एक सामान्य सेफर्डेस से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। तो इसका मतलब कि ओलिवर के कैरेक्टर में चेंज आया। अच्छा, दूसरी बात आप हमें ये बताएं कि ओलिवर तो एक तरह से दुश्मन की तरह ऑरलैंडो का, तो ये ऑरलैंडो से ये सब बातें क्यों बता रहा है, एनीवन
ये बात ध्यान रखना कि ओरलैंडो ने जान बचाई है। किसकी जान बचाई है? अपने भाई की, अपने सारे ओलिवर की, सारे दुश्मनी की परवाह करते हुए। ठीक है, ये सब जानता है कि मेरा भाई दुष्ट है, ये है, वो है, लेकिन जब इसका भाई सो रहा होता है उसी दौरान एक लॉयनेस वहां अटैक करती है और ओलिवर जो है उसको बचाने की कोशिश करता है लॉयनेस से। ठीक है, तो उसका रॉयल ब्लड जो है, जो रिलीजन जो कहा जाता है ना कि मतलब खानदानी खून, वो जाग उठता है और वो बचाने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे। लॉयनेस ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज्यादा रोमांटिक बना दिया शेक्सपियर ने इस पर्टिकुलर प्ले को, कि बताइए लॉयनेस से हमारा हीरो लड़ रहा है, मतलब हमारा हीरो बहुत ही ब्रेव है। सबसे पहले इसने उस रेसलर को हरा दिया जो कि रेसलर ऑलरेडी सबको हरा चुका है। इतना ज्यादा बड़े रेसलर को, एक प्रोफेशनल रेसलर को ही हरा देता है हमारा हीरो। फिर उसके बाद लॉयनेस को भी हरा देता है। तो हम ऐसा लग रहा है जैसे हमारा हीरो साउथ इंडियन हीरो है कि नहीं है? साउथ इंडियन हीरो जो आजकल की जो मूवीज बन रही है कुछ ऐसे ही हो रही हैं कि वो कान से पकड़ के हीरो जो है विलेन को पटक देता है। ये लॉयनेस को भी हरा दिया हमारा हीरो। तो ओरलैंडो भाई बहुत गजब है भाई, ध्यान रखना। और आप लोग मुझे बताइएगा कि ओरलैंडो से भी बहादुर कोई हीरो है हमारा, वो बाद में बताइएगा जब सारे प्लेज हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ये बहुत ही बहादुर हीरो है हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और रोजालिंड इंटर्स एंड टेल्स ओरलैंडो। अब ध्यान देना, यहाँ पे रोजालिंड इंटर लेती हैं, लेकिन मैं फिर बोलूंगा जब जब रोजालिंड ये लिख रहा है तो ध्यान रखना गैनीमेड। ठीक है, इसका जो पहचान है सबसे एंड में खुलेगा। पूरे प्ले में शुरू के बाद जब से फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन आ रही है गैनीमेड के ही डिस्गाइज फॉर्म में है, तो यहाँ गैनीमेड ज्यादा बेहतर होगा। गैनीमेड इंटर्स एंड टेल्स ओरलैंडो दैट शी इज स्किल्ड, यानी ही इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ मैजिक एंड कैन प्रॉमिस हिम दैट। ठीक है, वो प्रॉमिस कर सकती है, क्या प्रॉमिस कर सकती है? दैट इफ ही ट्रूली लव्स रोजालिंड ही विल बी मैरिड टू हर द नेक्स्ट डे। अब देखिए बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है, कह रही है देखो मुझे मैजिक आता है और उस मैजिक के द्वारा मैं बता सकता हूं कि यदि तुम वास्तव में प्यार करते हो रोजालिन से तो कल तुम्हारी शादी पक्का रोजालिन से हो जाएगी। ठीक है, सी आर्टिकुलेट्स ऑल ऑफ द यूनियन, और सारे यूनियन के बारे में बात कर देती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर सीन को हम बोलते हैं कि क्लाइमैक्स सीन है ये वाला। ये और भी आर्टिकुलेट करती है और ये कहती है सारे यूनियन जो होने वाले हैं, ठीक है, दैट विल हैपन द नेक्स्ट डे। अब वो कौन कौन से यूनियन होने वाले हैं? ऑरलैंडो, सिल्वियस एंड हरसेल्फ। ठीक है, विल बी मैरिड। तो ऑरलैंडो की शादी होगी, सिल्वियस की शादी होगी, ठीक है, विल बी मैरिड, और हरसेल्फ मतलब गैनीमेड के लिए बोल रही है, मैरिड हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे, यानी ऑरलैंडो विल मैरी रोजालिंड, ठीक है, गैनीमेड विल मैरी फेब। बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, अपने लिए बोल रही कि फेब से मैरिज होगा, लेकिन कब होगा? इफ ही एवर मैरिज अ वुमेन। वो कहता है गैनीमेड कि यदि मैं किसी महिला से शादी करूंगा तब तो मेरी शादी फेब से होगी, और यदि ऐसा नहीं होता है तब फेब को शादी किससे करना पड़ेगा? सिल्वियस से करना। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों बोल रही है? एनीवन खुद फीमेल है ना, तो वो तो ये बात जानती रहती है, लेकिन वहां सबको भाई उससे फेब से वादा भी कराना है, तो इसलिए फेब से बोल रही है कि देखो यदि मैं महिला से शादी करूंगी तब तो तुम्हारे से ही करूंगी, लेकिन यदि महिला से नहीं कर रही हूं शादी तो उस केस में तुमको सिल्वियस से शादी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेडी हो जाती है। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे टचस्टोन रिकाउंट्स टू ड्यूक सीनियर अ ह्यूमरस रिपोर्ट ऑफ अ क्वेरल ही हैज जस्ट हैड विद अ कोर्टियर। ठीक है, तो यहां पे हमें टचस्टोन के द्वारा पता चलता है कि क्वेरल हुआ है। ठीक है, देन हीमेन ध्यान रखना, ये कौन है? गॉड ऑफ मैरिज। अच्छी तरह से याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल यहां जो दिया है तो ये गॉड ऑफ मैरिज है। ये इंटर करती हैं गाते हुए, गाना गा रही हैं, और उनके पीछे पीछे कौन है? रोजालिंड। ठीक है, और रोजालिंड टू ओरलैंडो एंड हर फादर, और वहां पे ओरलैंडो उनके फादर है, वहां पे ये हाइमेन आती हैं और ये गाना गाते हुए आती हैं। इनके पीछे पीछे कौन है? रोजालिंड है। रोजालिंड से डिस्गाइज एज गैनीमेड इज रिवील, और यहाँ पे ये बता दिया जाता है कि जो रोजालिंड है यही गैनीमेड के डिस्गाइज फॉर्म में थी। तो ये क्लियर हो जाता है। अब इस वजह से एकदम क्लियर है कि रोजालिंड की शादी ओरलैंडो से होगी, और फेब ने पहले ही फेब से शर्त रख दिया गया था कि यदि गैनीमेड किसी फीमेल से शादी नहीं करेगी, क्योंकि अब मेल से शादी कर रही है, इसलिए फेब को शादी करना पड़ेगा सिल्वियस से। तो ये भी क्लियर हो गया। जस्ट देन जैक डी बॉयस, ठीक है, ये ओरलैंडो और ओलिवर के थर्ड ब्रदर हैं, आपको मालूम है, इंटर्स टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट ड्यूक फ्रेडरिक। ये बहुत बड़ी घटना है भाई, बहुत बड़ी घटना है प्ले का। तो हमें शादी के बारे में सब पता चल गया। अब एक बहुत बड़ा चेंज अभी ये नहीं पता चला है कि भाई जो उसने सब हड़प लिया फ्रेडरिक ने ना, तो उसका क्या होगा? क्या वो मिलेगा ड्यूक सीनियर को कि नहीं मिलेगा? ये देखते हैं। तो यहां ध्यान देना कि जैक डी बॉयस आते हैं और ये इन्फॉर्म करते हैं कि जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं ये अभी रास्ते में जब जा रहे थे, अटैक करने के लिए आ रहे थे, किसको? ड्यूक सीनियर को। तो क्या होता है, उसी दौरान केम अक्रॉस अ रिलीजियस पर्सन एंड वाज कन्वर्टेड टू अ लाइफ ऑफ पीस। ये तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। यानी जब ड्यूक फ्रेडरिक आ रहे हैं अटैक करने के लिए ड्यूक सीनियर पे, ठीक है, फॉरेस्ट में, तो उस दौरान क्या हो जाता है, एक उन्हें रिलीजियस पर्सन उनके सामने दिख जाते हैं और वो चेंज हो जाते हैं, एक हर्मिट में, एक अच्छे पर्सन में चेंज हो जाते हैं। अगर मैं इस घटना को तुलना करूं तो आपको सभी को शायद याद हो कि एक बहुत बड़ी स्टोरी है वाल्मीकि की हमारे हिस्ट्री में। एक हिस्ट्री है वाल्मीकि की और दूसरी कहानी है अंगुलीमाल
माल। मैं कनेक्ट कर रहा हूं हिस्ट्री से कि कहानी कभी मत भूलो। तो वाल्मीकि के बारे में कहा जाता था कि ये शुरू में डकैत थे, मतलब ये क्या करते थे, चोरी का काम करते थे। कोई जंगल में रहते थे, जो भी उधर से आता था उसको पकड़ के और उसके जितने भी चीजें होती थी, सोने पैसे जो भी, सब छीन लेते थे और उससे अपने परिवार का खर्च चलाते थे। तो ऐसा ही हो रहा होता है। तभी एक बार नारद जी आते हैं और ये प्लान के साथ आते हैं कि मैं इसको सुधारूंगा। तो जब नारद जी आते हैं तो उनके साथ भी ये सेम वैसा ही करते हैं। तो नारद जी इनसे प्रश्न बोलते हैं कि भाई अगर तू ऐसा कर रहा है, किस लिए कर रहा है? तो ये बोलते हैं कि मैं अपने परिवार का इससे पेट पालता हूं, इसलिए कर रहा हूं, ठीक है, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो ये पूछते हैं कि भाई अगर तुम परिवार के लिए कर रहे हो, इसका मतलब जब इस बात का जो तुम बुरा कर्म कर रहे हो इसकी सजा मिलेगी तो तुम्हारा परिवार भी इसमें साथ देगा, तुम्हारा वो भी बराबर बराबर सजा काटेगा? तो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल काटेगा। तो कहते हैं अच्छा करो, तुम एक काम करो, अपने परिवार वाले से पूछ लो, अगर ऐसे बात तो कहते हैं तो ठीक है, हमारा सारा सामान ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं नहीं नहीं, तुम हमें ऐसा बोल रहे हो ताकि मैं जाऊंगा, तुम भाग जाओ। तो कहते हैं ठीक है, आप हमें रस्सी से बांध लो, बांध के जाओ। तो वाल्मीकि क्या करते हैं, नारद और उनके साथ जितने भी लोग रहते हैं सबको रस्सी से बांध देते हैं, अपने घर जाते हैं। और घर जाके जब पूछते हैं कि ये बताओ, जो मैं सब चोरी का पैसा लाता हूं, तो जब मुझे सजा मिलेगी तो तुम लोग भी बराबर बराबर लोगे? तो सब गुस्सा हो जाते हैं, सब कहते हैं अच्छा तुम गलत काम कर रहे हो, हम लोग सजा लेंगे? तो सब मना कर देते हैं। तब ये वापस जाते हैं और उनके पैरों में गिर पड़ते हैं नारद के, और कहते हैं कि सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अब अपनी लाइफ में सुधरना चाहता हूं, ठीक है। तो इस तरह इनके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन अब इनकी जो मतलब ये समझ लीजिए कि जो इतने ज्यादा ये अंदर से खराब हो चुके थे कि उनसे नारद कहते हैं कि तुम एक काम करो, राम राम बोलो। तो इनके मुंह से राम राम ही नहीं निकल रहा है, मरा मरा निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि काम करो, तुम मरा मरा ही बोलो। तो जब ये मरा मरा बोलने लगते हैं तो बाद में वो राम राम हो जाता है। और इनको वाल्मीकि नाम वहीं से मिला है, क्योंकि जब ये तपस्या कर रहे होते हैं तो इनके पूरे बॉडी पे जो वाल्मीकि मतलब ये जो चीटियां हैं वो सब इनके पूरे बॉडी पे घर कर लेती हैं, ठीक है। तो वहीं से नाम मिला। तो आपने देखा एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे इतिहास में वाल्मीकि जी का है, जिन्होंने रामायण लिखा। फिर उसके बाद एक दूसरा कैरेक्टर है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल के बारे में, एक अंगुलीमाल की बहुत ही फेमस गुफा है। अगर आप सभी लोग कभी सिद्धार्थ नगर जाएं, कौन सी जगह है भाई वहां पे, श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती में अंगुलीमाल की एक बहुत बड़ी गुफा है, मैंने देखा है, आप जाना वहां पे, बहुत ही फेमस और एकदम रियल स्टोरी है। तो एक बहुत बड़े किंग थे श्रावस्ती के, राजा प्रसेनजीत, किंग प्रसेनजीत। तो उनके दरबार, उनके मतलब जंगलों में वहां पे एक बहुत बड़ा भयानक डाकू था अंगुलीमाल, और लोग बहुत डरते थे। राजा बहुत परेशान हो चुके थे। क्यों? क्योंकि जो उस जंगल से होकर जाता था अंगुलीमाल उसको पकड़ लेता था, मार देता था जान से। सिर्फ लूटता तो कोई बात नहीं थी, जान से मार देता था और उसकी एक उंगली काट के अपने गले में पहन लेता था। ऐसा कहा जाता था कि उसने 1000 लोगों को मारने का कसम खाया था और उनकी उंगलियों को काट काट के वो गले में मतलब गिनने के लिए पहन लेता था, ठीक है। तो होता क्या है कि अचानक, आप सभी को पता है कि गौतम, ठीक है, जो आपके गौतम बुद्ध जी हैं कितने फेमस हैं और कितने ही अलौकिक पर्सनालिटी थी इनकी, ठीक है। बहुत ही इनकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव थी, बहुत ही जबरदस्त थी। तो जब ये बात जो है गौतम बुद्ध जी को जब पता चलता है तो ये राजा की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और ये जंगल में जाते हैं। और जब ये जंगल में जाते हैं तो इनको अंगुलीमाल उसी तरह अचानक इनके सामने आ जाता है और कहता है ठहर जा। और जब अब ये ठहर जा बोलता है तभी अचानक गौतम बुद्ध इसको ध्यान से देखते हैं, इसकी आंखों में, और बिना डरे बोलते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। और जब ये इतना सुनता है अंगुलीमाल तो बिल्कुल समझ नहीं पाता है कि ये कौन आदमी आ गया कि पूरी दुनिया मेरे से डर रही है। मेरे इस तरह को देख के, मैं जिस तरह मेरी पर्सनालिटी है, सब लोग डर जाते हैं, और ये बंदा बिल्कुल निडर होकर मेरे आंखों में आंखें डाल के ऐसा बोल रहा है। तो ये बिल्कुल समझ नहीं पाता है और तुरंत इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे अपनी शरणों में ले लो, अहम बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये जो मैं 2 कहानी बताया इसलिए बताया कि इतिहास में ऐसे चेंजेस आए हुए हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, बुरे लोग अचानक किसी अच्छे महापुरुष, अच्छे लोग की संगति में आते हैं तो चेंज हो जाते हैं। तो सेम वही घटना जो है फ्रेडरिक के साथ हुआ है। मेरे ख्याल से आप लोग को एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा जो दोनों मैंने बताया। तो ठीक है, तो ये जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई। तो अब हमें ये पता चल गया है कि जो मेन मैटर था वो रिजॉल्व हो गया है, और जो फर्डिनेंड हैं, ये जो है फ्रेडरिक है, सॉरी ड्यूक फ्रेडरिक जो है ये चेंज हो चुके हैं। अब ये हर्मिट, एक सन्यासी, एक अच्छे आदमी बन गए हैं। और अब ये क्या करते हैं, अब ये डिसाइड करते हैं कि ये फॉरेस्ट में रहेंगे और अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने राइटफुल जो उसका ओनर है ड्यूक सीनियर उसको दे देंगे, ठीक है। तो ड्यूक फ्रेडरिक हैज आल्सो डिसाइडेड देखिए टू रिटर्न हिज क्राउन टू हिज बैनिश्ड ब्रदर एंड रिस्टोर ऑल ऑफ हिज लैंड। उसके पूरे लैंड को उसे वापस कर देंगे, क्राउन को वापस कर देंगे। ड्यूक सीनियर वेलकम्स जैक, इस तरह ड्यूक सीनियर जैक का वेलकम करते हैं एंड प्रेजेस फॉर्चून ऑफ द ओकेजन, और जो भी उन्हें मिलता है उस समय के लिए उसको प्रेज करते हैं। ही सजेस्ट दैट दे कंटिन्यू और इन देयर रिवलरी एंड मैरिजेस, और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है जो मैरिजेस वगैरह हैं वो सब हो जाने चाहिए। तो फिर ठीक है भाई मैरिज हो जाएगा सबका। जैक्स मीनवाइल अनाउंस, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान देना, ये सबसे महत्वपूर्ण अनाउंस है जैक्स का, कि ये अनाउंस करता है कि दैट ही विल गो ज्वाइन ड्यूक फ्रेडरिक इन हिज न्यू मोनास्टिक लाइफ स्टाइल। क्योंकि आपको पता है कि जैक्स हमेशा लाइफ में मीनिंग खोजने की कोशिश कर रहा है, उसे मीनिंग मिल नहीं रहा है। तो उसे लगता है कि शायद अब उसे मीनिंग मिल जाएगी, क्योंकि जो इतना बड़ा आदमी है, जो खुद ड्यूक है, जब वो हर्बिट बन गया है, वो इतना ज्यादा उसे शांति मिल सकती है, तो मैं भी उसके साथ रहूंगा, मुझे भी शांति मिल जाएगी। तो इस तरह ये अब क्या करते हैं, अब ये ड्यूक को चेंज कर लेते हैं, यानी ड्यूक सीनियर से अब ये किसके पास चले जाएंगे, ड्यूक
पुराने वाले जो आपके अब जो अभी ड्यूक हैं, छोटे वाले भाई ड्यूक फ्रेडरिक, उसके पास से चले जाएंगे। ठीक है, अब प्ले जो है फिनिश होगा और सबसे लास्ट में एपीलॉग है। एपीलॉग ध्यान रखना है। आप हमें बताइए कि एक प्ले और मैंने पढ़ाया था जिसमें एपीलॉग था, बताइए कौन सा प्ले है। बिल्कुल मत भूलना, जितने भी एपीलॉग प्रोलॉग वाले प्ले हैं मैं बताऊंगा बाद में आपको इकट्ठे, लेकिन अभी जो जो बताता जा रहा हूं उसे याद रखो। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम में कि विच ऑफ द प्लेज हैज एपीलॉग, तो वहां पे 4 ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन टेम्पेस्ट या इसमें से कोई और रहेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु कंक्लूड द एपीलॉग या हु टेल्स द एपीलॉग, तो ध्यान रखना है कि उसमें प्रास्पेरो और यहाँ पे कौन करेगा, हीरोइन का नाम क्या है, क्लियर है सभी को। तो हमारी स्टोरी एंड हो चुकी है। उम्मीद है कि सबको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक है, हालांकि ये ट्रिक उतना अच्छा नहीं है लेकिन हमें तो याद करना है, इसलिए हम आपको एक ट्रिक यहाँ पे बताएंगे। और वो इसलिए बताएंगे कि आपसे एग्जाम में यदि मैरिजेज पूछ दे तो आप कैसे उसको बताओगे। ठीक है, तो आपको पता है कि इस वाले पर्टिकुलर, ठीक है, ड्रामा में कितने मैरिजेज हुए हैं, फास्ट 4 मैरिजेज होती हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि हमने ऐसे 2 प्ले पढ़े हैं जिसमें 3-3 मैरिजेज हुई हैं। कौन से 2 प्ले हैं? नहीं, 12th नाइट, हाँ 12th नाइट है और ठीक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उन दोनों में हमने देखा कि 3-3 मैरिजेज हुई हैं। अब ये प्ले में हम देख रहे हैं कि कितनी मैरिज हुई है, 4 मैरिजेज। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि किसमें 4 मैरिजेज हो रही हैं, किसमें 3 मैरिजेज हो रही हैं। अब ये कौन सी 4 मैरिजेज हैं ये कभी आप एग्जाम में मत भूलो। इसके लिए एक छोटा सा टेक्निक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन याद करने में कोई जाता नहीं, एक बार याद कर लोगे तो जिंदगी में भूलोगे नहीं। हमने ये बोला कि एसपी एसपी आप समझते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जी ने एक काम किया है, इन्होंने एक टैक्स लगा दिया है। इन्होंने एक टैक्स लगाया है और वो टैक्स का नाम है वैट। ठीक है, तो इन्होंने एक टैक्स लगाया है और उस टैक्स का नाम क्या है, वैट। वैट टैक्स एसपी जी ने लगाया है और ये किसके ऊपर, किन चीजों पे लगाया है, तो एक नया टैक्स जो लगा है ये 2 चीजों पे स्पेशली लग रहा है, जो आपके घर में आरओ चलता है और जो एसी चलता है। ठीक है, और ओला जो मार्केट में चल रहा है, ये 3 चीजों पे टैक्स लग रही है। तो एसपी जी ने लगाया है टैक्स किस पे, और टैक्स का नाम क्या है, वैट, और एक किस पे लगा है, आरओ पे, एसी पे, ओला पर। तो अब इसको आपका फार्मूला क्या है, एसपी जी ने लगाया टैक्स, ठीक है, वैट टैक्स, आरओ, एसी एंड ओला पर। तो ऐसे इसको नोट करेंगे। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। एसपी जी यानी एस मतलब सिल्वियस, कौन है, सिल्वियस, और पी मतलब यहां पे क्या है, फेब। तो जो पहली शादी हो रही है सिल्वियस और फेब के बीच में हो रही है, लेकिन ये शादी से पहले ऐसा हमें लगता है कि फेब किससे शादी करना चाह रही है, गैनीमीड से। तो इसलिए मैंने ये बनाया है एसपीजी, क्योंकि इनके बीच में लव ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन है कि लव ट्रायंगल किसमें है, किन कैरेक्टर में है, तो ये कैरेक्टर है सिल्वियस, फेब एंड गैनीमीड। तो गैनीमीड, फेब जो है प्यार करती है गैनीमीड से, सिल्वियस प्यार करते हैं फेब से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए मैंने एसपीजी बनाया। अब एसपीजी ने वाइट टैक्स लगाया। वाइट का मतलब यहां क्या है, डब्ल्यू फॉर विलियम, क्या है, विलियम। ए फॉर क्या है, ऑड्री, और टी फॉर क्या है, टच स्टोन। तो पूरा मैंने पूरा लव ट्रायंगल दे दिया। यहां भी लव ट्रायंगल है, यानी इस प्ले में 2 लव ट्रायंगल है। यहां पे किसके किसके बीच में लव हो रहा है, देख रहे हैं कि आप टच स्टोन लव करते हैं ऑड्री से और ऑड्री को लव करता है विलियम। ठीक है, तो इस तरह से 3 आप देख रहे हैं कि तीनों लोग भाई एक दूसरे से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइनली मैरिज किसकी होती है, ऑड्री एंड टच स्टोन की। ठीक है, फिर आते हैं 2 शादियां हमने देख ली। तीसरे नंबर पे आते हैं एसी और आरओ। तो आरओ में क्या है, आर फॉर रोजालिंड, क्लियर है, और ओ फॉर ओरलैंडो। तो ये तीसरी शादी हो गई, यहां कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथी शादी देखिए एसी, ए फॉर क्या है, एलियना, क्या है, एलियना। सी फॉर क्या है, सीलिया, और ओएल, ओला में ओएल फॉर है ओलिवर। ठीक है, तो अब तो नहीं भूलेंगे। तो यहां पे क्या है, सीलिया जो कि एलिना के डिस्गाइज फॉर्म में है, और एलिना से लव हो जाता है किसको, ओलिवर को, और फिर बाद में जब ये शादी करते हैं तो इनको पता है ये सीलिया से शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 जो है मैरिजेज हो रही है, क्लियर है सभी को, इसे याद रखना। और आप लोग जो है आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास।